हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के मार्च मंथ के इकोनॉमी के सेक्शन को। ऑल्सो आई हैव गॉट एन अनाउंसमेंट टू मेक। अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है या फिर जीएस2 के पर्सपेक्टिव से आप पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर को एक ही वीडियो से कवर करना चाहते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्मेट इन द मोस्ट होलिस्टिक वे पॉसिबल, तो अब चैनल पर मार्च मंथ ऑनवर्ड्स इसी तरह से वीडियोस अपलोड होंगी। मार्च की वीडियो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। साथ ही में आज की वीडियो अगर हम देखें, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इकोनॉमी यूजुअली इज़ वेरी हैवी ऑन स्टूडेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हैं जो आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो विद एग्जाम्पल्स एंड विद अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन वी विल ट्राई द एंटायर सेक्शन। साथ ही में अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स किसी भी महीने के पॉलिटी और गवर्नेंस या इकोनॉमी के सेक्शन से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसे कवर कर सकते हैं। एंड इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अब आज की वीडियो का जो पहला आर्टिकल है, रेगुलेशंस बाय सेबी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। नाउ यू वुड थिंक व्हाई? ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो हर चीज यहाँ जो लिखी है, जो हम डिस्कस करेंगे सेबी के बारे में, वो रेलेवेंट है, पर मेंस के पर्सपेक्टिव से इसीलिए। और 2021 ऑनवर्ड्स आप मेंस के पेपर उठाकर देखिए, जीएस3 के, वो बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। स्पेशली 2021 में 2021 का पेपर वॉज अ शॉकर फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक सर्वे का जो एकदम स्टैटिक पोर्शन था या फिर इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल आप अपने स्टैटिक में कवर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी थी कि मेथोडोलॉजी क्या है जीडीपी की, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो वैसे ही रिसेंटली आप जानते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी एंड दिस कंट्रोवर्सी, सेबी क्या कर रही है, सेबी पे सवाल है ना, सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए क्या करती है, इन्वेस्टर सेफ है कि नहीं। हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कुछ डायरेक्शंस दी, तो ये बहुत कुछ है इन द न्यूज। तो सेबी ने रिसेंटली कुछ बहुत ही फैंटास्टिक रिफॉर्म्स किए हैं, जो ऑफ कोर्स आपके मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट हैज सेबी बिन डूइंग फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए लिखने के लिए, रीसेंट स्टेप्स। ना ही केवल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि सेबी ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं ईएसजी, जो हमने पिछली वीडियो में यानी कि फरवरी मंथ की वीडियो में कवर किया है, हम आज भी उसे कवर करेंगे। तो हम ईएसजी के लिए यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या कर रही है सेबी, तो ये सब कुछ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दैट सेबी हैज टेकन सर्टेन रिफॉर्म्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कॉमा, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज, है ना। तो ऑफ कोर्स आपको हर चीज की सब हेडिंग लिख के क्या क्या रिफॉर्म्स लिए उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस चीज को आज कवर करेंगे। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सब कुछ कवर करेंगे। ओके, कमिंग टू द न्यूज। न्यूज क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेबी ने कुछ डिसीजंस लिए हैं रिगार्डिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेबी आप जानते हैं क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ऑफकोर्स इसे एक स्टैट्यूट यानी कि एक लॉ ने एस्टैब्लिश किया होगा, जिसका नाम है सेबी एक्ट 1992। 1992 में सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। फंक्शंस क्या हैं आप जानते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, और प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट को, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को, किसी तरह का फ्रॉड ना हो जाए। साथ ही में आप जानते हैं सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, foreign institutional investors, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, और इस तरह के सारी सिक्योरिटीज मार्केट्स को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रोहिबिट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, फ्रॉडुलेंट एंड इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। अब देखिए, आपको ऑफ कोर्स इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज इनसाइडर? पहले तो इनसाइडर का मतलब क्या होता है? इनसाइडर कोई भी एक ऐसा इंसान जो एक कंपनी के बारे में
ऐसी इंफॉर्मेशन जानता है, ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानता है जो किसी भी पब्लिक में किसी भी इंसान को नहीं पता। तो ऐसा कौन सा होगा एक कंपनी में ऐसा इंसान? मे बी सीईओ होगा, मे बी कोई ऐसा इंसान होगा जिसका उस कंपनी में जो इक्विटी है या शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा है। कोई भी इस तरह का इंसान हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसाइडर्स होते हैं जिसके पास कुछ बहुत खास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ओके उस कंपनी के बारे में, उसके नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं, वो नया क्या खरीदने वाला है, क्या प्रोडक्ट इशू करने वाला है, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? इनसाइडर हमें पता चल गया, नेक्स्ट टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग, ओके। तो देखिए, अगर एक इनसाइडर के पास कुछ स्पेशल इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस वो कुछ ट्रेड करता है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है। तो मतलब वो एक एडवांटेज पे है और दूसरे एक डिसएडवांटेज पे है। एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, मे बी रैम इज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। रैम एक सीईओ है एक कंपनी का, ओके, कंपनी ए। अब एक कंपनी बी है जो बेसिकली क्या चाहती है, इट कम्स टू कंपनी ए और उन्हें बताती हैं कि हम आपके साथ मर्ज करना चाहते हैं। और ये जो मर्जर होगा बेसिकली एक बहुत ही बेनिफिशियल मर्जर होगा। इससे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जो इस पर्टिकुलर कंपनी ए के जिसका रैम सीईओ है, उसके स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो सीईओ के पास है। तो सीईओ अब क्या करेगा? अब इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा, वो इस कंपनी के बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने शुरू कर देगा क्योंकि उसे पता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ऊपर जाने वाले हैं। अब ये क्या है? बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड को डैम्पन करता है। तो इसीलिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ऐसा ना हो पाए तो सीईओज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो वो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को भी सेबी देखता है, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ द बॉडी, सेबी हैज 3 फंक्शंस, आपको ये भी पता है सेबी के पास 3 फंक्शंस। और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है दैट सेबी परफॉर्म्स। ऐसे आजकल तो जो क्वेश्चन है मेंस में वो यही आते हैं कि पहले खुद ही कोट एंड कोट में पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, 3-4 लाइंस का तो क्वेश्चन ही होता है कि सेबी 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्वाजाई लेजिस्लेटिव, क्वाजाई जुडिशियल एंड क्वाजाई एग्जीक्यूटिव है। इलेबोरेट है ना, और इतना लिख के बस क्वेश्चन खत्म। तो ऑफ कोर्स आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे क्वाजाई लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या हैं उसके। अब क्वाजाई लेजिस्लेटिव में क्या करेगा वो? रेगुलेशंस, है ना। रेगुलेशन इज लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में ही काम करना, तो रेगुलेशंस ड्राफ्ट करना या बनाना वो लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। जुडिशियल फंक्शन क्या है? जुडिशियल फंक्शन है प्रोसिक्यूट करना, रूलिंग्स पास करना, ऑर्डर्स देना, ये जुडिशियल कैपेसिटी में काम करना हो गया। और क्वाजाई एग्जीक्यूटिव क्या है? क्वाजाई एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, एनफोर्समेंट ऑफ एक्शन, जो अडानी के केस में भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली तीनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेबी की पावर्स क्या है? इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, ओके। इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं, ऑडिट स्टॉक एक्सचेंजेस की, म्यूचुअल फंड्स की, इंटरमीडियरीज की और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। जुडिशियल पावर्स क्या है? तो ये इन्वेस्टिगेटिव पावर्स तो एग्जीक्यूटिव आ गई। जुडिशियल पावर्स क्या है? आप जानते हैं वो हर एक पावर जो एक सिविल कोर्ट के पास है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, वो सेबी के पास है। अब ये देखिए, आप जानते हैं सेबी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेबी के ऊपर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया और पहली स्टेटमेंट उसमें ये है कि 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट क्या आ सकती है कि it has the same powers as are vested in a civil court under code of civil procedure 1908, this statement again is correct, ठीक है। फिर तीसरी स्टेटमेंट कुछ जेनेरिक सी स्टेटमेंट हो सकती है कि ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, रेगुलेशंस ड्राफ्ट कर सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी, ओके। मार्केट रेगुलेशन पावर, से भी क्या क्या कर सकता है बेसिकली मार्केट रेगुलेशन के लिए, ओके। ये हमने एग्जीक्यूटिव देख लिया, जुडिशियल देख लिया, अब हम लेजिस्लेटिव देखते हैं, ओके। सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ, ओके। तो देखिए, अगर कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी बॉन्ड, कोई भी स्टॉक की ट्रेडिंग की वजह से कुछ भी हार्म होने वाला है, कुछ फ्रॉड होने वाला है या मार्केट डिस्टर्ब होने वाली है तो उस सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को ही सस्पेंड किया जा सकता है,
ओके, किसी भी इंसान को जो हमें पता है कि फ्रॉड है या उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, या जब तक वो केस सेटल नहीं हो जाता सेबी को ऐसा लगता है कि उसे प्रोहिबिट करना ही ठीक है, कि वो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग ना करे, तो वो कर सकता है। तीसरा, सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर। एक स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी ऑफिशियल है, कोई भी ऑफिस बेरर है, या फिर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का भी, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, मार्केट डिसरप्शन हुआ है, या मार्केट मोनोपोलाइजेशन या स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ भी, तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपको कुछ सिक्योरिटीज या कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ इस तरह की चीजें लगता है कि उसे अभी जब्त करना ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन के लिए। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन भी तो इन्वेस्टर इंप्रूव ही करनी है, और वो तब होगा, पार्टिसिपेशन तब बढ़ेगी जब उन्हें आश्वासन देंगे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, कम एंड इन्वेस्ट, ओके, कम एंड ट्रेड। SEBI plays a crucial role in promoting investor protection and ensuring their participation. Okay. Ensuring their participation for market development in India. तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, तो रिसेंट रिफॉर्म्स हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन सपोर्टेड, ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस फॉलो कर रहे थे मेरे साथ, जो ऑफ कोर्स दोबारा शुरू हो जाएंगी कुछ ही समय में, जब आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट उसके 1-2 दिन में या अगले दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो तब हमने अज़बा के बारे में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही फैंटास्टिक मटेरियल आया था उसके एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, पर खैर नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ बहुत ब्रीफली लिख दिया है, जो एक्सप्लेन भी नहीं किया, इसीलिए यू नीड पीपल हु एक्सप्लेन यू थिंग्स। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और ऑफ कोर्स मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एक पॉइंट है कि ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए किया गया है या पार्टिसिपेशन के लिए किया गया है, ठीक है। तो अज़बा लाइक फैसिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए लाई गई है अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में। इससे पहले कि अभी आप ये सब कुछ साइड पर रखकर बस ये बात सुनिए कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑल्दो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी जंप इनटू थिंग्स, प्राइमरी मार्केट क्या होती है? अगर मैं एक कंपनी हूं और मैं अपने शेयर्स को इशू करना चाहती हूँ, ठीक है, कि कोई और खरीदे, कोई इन्वेस्ट करे मेरी कंपनी में आके, जिससे मैं कैपिटल रेज करूंगी, उससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगी। तो मैं एक कंपनी हूँ और आप एक इन्वेस्टर हैं, और आप डायरेक्टली मेरे साथ पहली बार जब मैं इशू कर रही हूँ तो डायरेक्टली मेरे साथ लिंक कर रहे हैं, मेरे शेयर्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? प्राइमरी मार्केट है। लेकिन फिर जब आपने मेरे से ये शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, अब मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी कंपनी बहुत एक्सपैंड कर रही है, अब जो आपने शेयर्स खरीदे हैं वो और भी महंगे हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टर टू किसी और इन्वेस्टर को वो शेयर्स बेच देंगे, ट्रेड करेंगे उसके साथ। तो इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में ये जो ट्रेडिंग हो रही है, ये सेकेंडरी मार्केट में आती है। तो हम ये अज़बा लाइक फैसिलिटी की बात अब सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। खैर, मैं आपको अब ये चीजें यहाँ नहीं लिखी है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अज़बा लाइक फैसिलिटी सेकेंडरी मार्केट में लाई गई है, अभी हम देखेंगे यहाँ, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अज़बा लाइक फैसिलिटी के सिग्निफिकेंस क्या है या एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, इस वर्ड में ही, इस फुल फॉर्म में ही एक वर्ड है ब्लॉक्ड, तो कुछ तो ब्लॉक हो रहा होगा यहाँ से। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिससे हमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। तो आप सोचो कि ब्लॉक करके किसी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट थ्रू यूपीआई, ऑप्शनल फॉर इन्वेस्टर्स। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके प्रीलिम्स में सिर्फ अज़बा पे क्वेश्चन आ जाता है, कि ये ऑप्शनल है इन्वेस्टर्स के लिए भी, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है। ऑफ कोर्स इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा आपके प्रीलिम्स में, दैट इट इज मैंडेटरी फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक ब्रोकर्स, व्हिच इज रॉन्ग, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। तो अब देखिए ये हाउ डज इट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, और मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान के या किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ओके। तो फिर क्या होगा? अब मैंने वो शेयर खरीद लिया, ठीक है, मैंने, लेकिन अभी वो शेयर्स मेरे पास आई नहीं है मेरे डीमैट अकाउंट में या जैसे भी, ठीक है। तो अब मैंने जब वो शेयर खरीद लिया है, तो मेरे यूपीआई में क्या हुआ है, एक
100 रुपए के मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो 100 रुपए ब्लॉक हो गए। अब मैं कल को अगर पिज्जा खाने जाती हूँ तो वो 100 रुपए नहीं यूज कर सकती। 100 रुपए को छोड़ के जो मेरे यूपीआई से मैं ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, सिर्फ उसी से पैसे यूज कर सकती हूँ अपने डेली यूजेस के लिए। वो अमाउंट ब्लॉक हो गया है यूपीआई में ही, ठीक है। या फिर अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो आपके अकाउंट में ही वो अमाउंट ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो फिर ये ब्लॉक जो हुआ है अमाउंट फिर जाएगा कब, जिससे मैंने शेयर खरीदे हैं, जब मेरे पास शेयर आ जाएंगे, जब रिसीट हो जाएगी शेयर्स की, तो उस समय वो जो ब्लॉक हुए हैं फंड्स वो उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अजबा लाइक फैसिलिटी है। और सबसे ज्यादा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो आपका पैसा ब्लॉक हुआ है ना आपके अकाउंट में, या फिर जो आपका यूपीआई है, उस पर इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा आपको, ठीक है। जब तक वो जब जब आपके पास शेयर आएंगे वो तो तब जाएगा, पैसा तो तब जाएगा उसके पास, तब तक इंटरेस्ट खाओ उसके ऊपर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इंटरेस्ट ऑन क्लाइंट्स ब्लॉक्ड फंड्स टिल द टाइम अमाउंट इज डेबिटेड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सेटलमेंट, और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है अब इसमें, आपका अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में या आपके यूपीआई में ही ब्लॉक हो गया जिससे आपने शेयर्स खरीदने हैं। किसी भी यहाँ पे थर्ड पार्टी के अकाउंट में पूल नहीं करना आपने अपने पैसे को कि वो आगे भेजेगा और उसी के पास शेयर्स आ रहे हैं फिर वो थोड़े दिन बाद आपको शेयर्स देगा, कोई ब्रोकर है बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं होना, ठीक है। डायरेक्ट सेटलमेंट विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, okay, thereby providing client level settlement visibility to the clearing corporation. This is very important. तो वही सारी चीजें, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग का रिस्क चला जाता है। अब देखिए ब्रोकर तो कुछ भी बता सकता है ना, ब्रोकर कैन डू एनीथिंग कि नहीं अभी पैसे नहीं आए, इतने कम आए हैं, इतने जाएंगे इतने आएंगे, तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो गए यहाँ पे, ओके। और एक और चीज, अगर बाय चांस क्या है कि जो ब्रोकर बीच में काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसने या फिर ट्रेडर जो है, जो भी आप समझ सकते हैं, उसने डिफॉल्ट किया, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इमीडिएट अनब्लॉक हो जाएगा क्लाइंट का फंड, ठीक है। तो जो पैसा आपका ब्लॉक हुआ था आपके अकाउंट में वापस अनब्लॉक हो जाएगा, अब आप उसको किसी भी चीज के लिए यूज करो अगर आगे से कोई डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको अजबा लाइक फैसिलिटी के बारे में कुछ कुछ एडवांटेजेस ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए थी। हैसल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो पहला रिफॉर्म है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, आई अगेन रिपीट, अजबा लाइक फैसिलिटी। सेकंड, फ्रॉड प्रिवेंशन, अमेंडमेंट की गई है स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 1992 में। क्यों? ताकि एक फॉर्मल मैकेनिज्म लाया जाए फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड या फिर मार्केट अब्यूज बाय द स्टॉक ब्रोकर्स। ओके, इससे बेसिकली क्या होगा, फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे होगी, सर्वेलेंस होगी ट्रेडिंग एक्टिविटीज की, इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। ये बिल्कुल ही जर्नलिस्टिक्स है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। विसल ब्लोअर पॉलिसी लाई गई है, अगर कोई भी फ्रॉड है या किसी भी एक कंपनी के इंसान को पता है कि ऐसा फ्रॉड मेरा मालिक करने वाला है या कुछ भी, तो वो विसल ब्लोअर हो गया, वो बता सकता है अनोनिमस रह के भी, ठीक है। एस्केलेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स लाई गई है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर एंड इट्स एम्प्लॉयज। ऑफ कोर्स देखिए हर एक पर्टिकुलर इंसान जो स्टेक होल्डर है उसके लिए कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस लाई गई हैं, तो सबने बस ओबीडिएंटली परफॉर्म करनी है और कुछ नहीं। तो बस आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉइंट ये बनता है, अमेंडमेंट टू स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 1992, खत्म बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आते हैं हम, स्ट्रेंथनिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कैसे? अमेंडमेंट की गई है टू रेगुलेशंस ताकि ओडीआर लाया जाए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फेसलेस, ठीक है, कोई भी बीच में इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके, ओके। Extended the market infrastructure institution administered conciliation and arbitration mechanism to registered intermediaries, regulated entities and their investors और clients। कोई भी जो ब्रोकर है, कोई इंटरमीडियरी है, वो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, जो आपको होना ही पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है तो, ठीक है। और आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, ब्रोकर्स ही तो, कंपनियां ही तो होती हैं जो कहती हैं आपको कि देखिए हम इसमें डील करते हैं, कम एंड वर्क विद अस, कम एंड इन्वेस्ट विद अस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन आप
जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी ग्रीवेंस हो जाता है क्लाइंट के पार्ट पे, इन्वेस्टर के पार्ट पे, तो क्या करना है? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड कंसिलिएशन को प्रमोट करना है, या आर्बिट्रेशन को, यानी कि जो आपस में बात करके, कॉम्प्रोमाइज करके, या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल वे में चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक फिनेंशियल एंटिटी जो प्रोवाइड करती है इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, या ये सब कुछ है ना, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हुआ। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में ही इनबिल्ट मैकेनिज्म हो जो आर्बिट्रेशन या फिर कंसीलिएशन या रिकंसीलिएशन के मैकेनिज्म्स को भी प्रोवाइड करता हो अगर कोई ग्रीवेंस हो जाता है अराइज। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ओके मुश्किल है, आई नो, पर अब क्या कर सकते हैं? सेबी के बारे में इतनी सारी चीजें आ रही हैं लेटली कि आपको ये पॉइंट्स तो याद करनी ही पड़ेंगे। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, सिंपली यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? अगर आपको इतनी कहानी भी नहीं लिखनी, मेंस में क्या लिख सकते हैं कि अजबा लाइक फैसिलिटी, सेकंड अमेंडमेंट टू स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 1992, थर्ड ODR मैकेनिज्म या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड आर्बिट्रेशन फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। 3 points and you're done. Okay, nothing more than that. ऑफ कोर्स अब हम सेकंड पे आते हैं। क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं टू स्ट्रेंथन द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे आपको बेसिकली समझाया गया है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज दे ऑलरेडी ओन, यानी कि वो जो ऑलरेडी आप ओन करते हो, आपने खरीदे हुए कंपनी से। ठीक है, आज आपको उसका प्राइस बढ़ता दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चलो उसको बेचो या ट्रेड करो। ठीक है, ये सब कुछ ये लिखी हैं चीजें। प्राइमरी मार्केट के एग्जांपल क्या होते हैं? अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं आप, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज बेसिकली IPO ओनली, पर ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी, रिच स्टिंकी वेल्दी पीपल, तो वो बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। उनको जब आप पहली बारी में कुछ अपना इशू कर रहे हैं शेयर, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। राइट्स इश्यूज, ये आप एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, प्राइमरी मार्केट है। क्योंकि बेसिकली मिस्टर अडानी ने भी अपना एक IPO ही करना था, और IPO से पहले, और जो सबसे बड़ा IPO होने वाला था, उससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है, उनके शेयर्स गिर जाते हैं, ये सब वगैरह। तो एटलीस्ट आपको प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। Okay, if these initial investors later decide to sell their stake, I have explained everything. Reforms by SEBI. हम आते हैं कि सेकेंडरी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या रिफॉर्म किए हैं सेबी ने। पॉइंट नंबर 1, फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे देखिए क्या है ना, विजन IAS की मैगजीन्स के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है, और ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने आपको ये बात बोली है कि ये, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास भी क्या है, 124 पेजेस का ये पूरा कंपाइलेशन है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है पूरा तो कवर करना, बट स्टिल इतना क्रिस्प करके लिखते हैं तब भी इतनी बड़ी हो जाती है। तो अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो कितनी बड़ी कंपाइलेशन हो जाएगी। बट स्टिल अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर CDMF पे MDF पे कोई क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड लाया गया है सेबी द्वारा। कैसे? सेबी ने इसको लाने के लिए क्या किया है? सेबी ने अमेंड किया है सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशंस 2012 को, ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके CDMDF को एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में। अब देखिए बिल्कुल लॉजिकल है, पता है इकोनॉमी में हर एक चीज बहुत लॉजिकल होती है अगर आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने अगर आपको बताया इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक बंदा है जो इनसाइडर है, उसको कुछ स्पेशल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बिहाफ पे वो ट्रेड शुरू करता है, और ट्रेड ऑफकोर्स क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो वो लाभदायक ही होगी उसके लिए कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वैसे ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या होता होगा वो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या आएगा। पहला पॉइंट तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यही आएगा दैट कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड इज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट।
पॉइंट नंबर 2 ये आ सकता है कि जो CDMF है इट विल एक्ट एज अ बैकस्टॉप फैसिलिटी। आई थिंक ये एक्सप्लेन किया गया होगा, यहाँ पे नहीं किया गया। ओके, तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैकस्टॉप फैसिलिटी क्या है, पर ये पॉइंट भी सही है अगर प्रीलिम्स में आ जाता है। ओके, और अगर पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करेगा पार्टिसिपेंट्स में और इन्हांस करेगा सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर चौथा जो पॉइंट है जो आपके प्रीलिम्स में लिखा है वो ये है कि इसको गारंटी किया जाएगा किसके द्वारा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा, विच इज अ होली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये 4 पॉइंट्स हैं और चारों के चारों करेक्ट हैं। लेकिन अभी है क्या, पहली बात तो हम आते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर। अब इससे पहले कि हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड समझे, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, देखिए ऑल्टरनेट है तो कुछ ओरिजिनल भी होता होगा, क्योंकि ओरिजिनल या ट्रेडिशनल का ही ऑल्टरनेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, कैश में इन्वेस्ट करना, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, इनके ऑल्टरनेटिव्स अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप एक प्रॉपर्टी खरीद लो, रियल एस्टेट, या आप किसी कमोडिटी को खरीद लो, प्राइवेट इक्विटी खरीद लो, हेज फंड्स खरीद लो, आर्ट खरीद लो, क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, कोई भी इस तरह की चीज खरीदना इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यही बेसिकली रैशनल आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स है, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में आपका इन्वेस्टमेंट करके देते हैं आपको, जब आप उनके पैसे देते हो उनको, है ना। लेकिन जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें अब CDMDF की, तो ये क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, ऑफ कोर्स आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा बेसिकली, इफ आई एक्सप्लेन टू यू द एंटायर थिंग। ओके, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, थोड़े ही समय पहले 2020 में जब पेंडेमिक आया, तो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन था, उन्हें 6 डेट फंड्स को क्लोज करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ लिक्विडिटी था। तो अब ये चीज बड़ी हो गई है कि क्राइसिस के समय में क्या होता है ना, लैक ऑफ लिक्विडिटी हो जाता है, फिर हमें अपना धंधा ही मतलब बिल्कुल बंद करना पड़ता है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए बेसिकली सेबी लेके आई है CDMDF को। ठीक है, अब ये बेसिकली कैसे काम करेगा, पहली बात तो बैकस्टॉप फैसिलिटी क्या होता है। बैकस्टॉप का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर जो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। ठीक है, मैं क्राइसिस के समय में हूँ और मेरे अगर कोई एक बड़ी कंपनी क्या करेगा, एक बड़ी कंपनी मेरे कुछ शेयर्स को खरीद लेगी, या एक बहुत बड़ा बैंक मेरे कुछ शेयर्स को खरीद लेगा, तो बाकी इन्वेस्टर्स को लगेगा अरे इसके तो शेयर्स बिक रहे हैं इतने क्राइसिस के समय में भी, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसका। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि उस पर्टिकुलर आप समझ रहे हैं राइट, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, तो जो बाकी शेयर्स हैं वो भी बिकने लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ बैकस्टॉप फैसिलिटी वुड वर्क। तो ये जो फंड है वो बैकस्टॉप फैसिलिटी के रूप में काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा कि इस क्राइसिस के समय में लोगों के सिक्योरिटीज खरीदेगा, ताकि उन सिक्योरिटीज का जो प्राइस है या उनको सिक्योरिटीज का स्टैचर है वो बढ़ जाए। ठीक है, और क्राइसिस ना हो, लिक्विडिटी की कमी ना हो। दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस एंटायर फंड इज गोइंग टू वर्क। ओके, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। इनिशियली क्या होगा, देखिए इसका इनिशियल कॉर्पस क्या है, आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। ₹3000 करोड़, ₹3000 करोड़ रुपीज कहाँ से आएंगे, इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूचुअल फंड्स ओनली। ओके, लेकिन हमें बेसिकली इसको 10x करना है, मतलब ₹30,000 करोड़ तक लेके जाना है। तो बाकी बचा हुआ जो 27,000 करोड़ के करीब है वो कहाँ से आएगा, वो बहुत सारे और कंपनीज या और इस तरह की वो कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन वो उस पूरे फंड को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो गारंटी करेगा 27,000 करोड़ वाले का नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट द रैशनल। ये सब कुछ इतना आपको इंटिमिडेटिंग लग सकता है, पर आपको बस इतना पता होना चाहिए, इसने कुछ नहीं करना। क्राइसिस के समय में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, ये क्या करेगा, किसी भी ऐसे, इसके पास पैसा है, फंड है तो पैसा है, ठीक है, तो ये कोई भी इस तरह की चीज, कोई सिक्योरिटीज खरीद लेगा क्राइसिस के समय में।
ठीक है, ताकि उनका बेसिकली जो प्राइस बिल्कुल गिर रहा है वो ना गिरे और वो जो पूरा बिजनेस है उसे ख़त्म ना करना पड़ जाए। तो लिक्विडिटी सपोर्ट रहेगा क्राइसिस के समय में। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको NCGTC के बारे में पता होना चाहिए। होली ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ओके, ट्रस्टी कंपनी की तरह काम करता है बहुत सारे क्रेडिट फंड्स के लिए। ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं आगे। तो पहला पॉइंट आपका बेसिकली कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड ही बन जाता है। ये किस लिए किया गया है? इट हैज़ बीन डन टू स्ट्रेंथन द सेकेंडरी मार्केट, ताकि लिक्विडिटी सपोर्ट रहे क्राइसिस के समय में भी। टाइमली डिस्क्लोजर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये सारी चीज़ें अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस देख रहे थे तो आपको पता है कि सेबी ने कहा है कि देखिए, अगर कोई भी र्यूमर है आपके बारे में जो फैल रहा है, पहली बात तो आप उसे कंफर्म कर दीजिए कि र्यूमर सही है, नहीं सही तो ये बोल दीजिए कि नहीं सही। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स को, इन्वेस्टर्स को जानने का हक है। वो र्यूमर मॉन्गरिंग रहा हो, मार्केट डिसलोकेट हो जाती है इससे। साथ ही में टाइमली डिस्क्लोजर्स टू एम्पावर शेयर होल्डर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट की गई है सेबी द्वारा सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस में। ठीक है, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन बाय लिस्टेड एंटिटीज। अगर कोई भी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं या आपकी कंपनी का क्या स्टेटस चल रहा है या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। इन तरह के मटीरियल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। ओके, लिस्टेड कंपनीज द्वारा। तो आप ये भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। GID और KID लाया गया है। GID क्या करेगा? बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट and key information document for issuance of bonds और commercial paper। तो जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बेसिकली फाइल की जाएगी विद स्टॉक एक्सचेंजेस जब फर्स्ट इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स या स्टॉक्स या कमर्शियल पेपर होगा। ओके, लेकिन जो सब्सिक्वेंट प्राइवेट प्लेसमेंट्स होंगी उसके लिए की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ओके, तो बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन से जनरल आ रहा है। जनरल इन्फॉर्मेशन कॉमन क्या होगा आपके बेसिकली इस इशू के बारे में कॉमन स्केड्यूल बता दीजिए, क्या है, कब होगा इशू, किस तरह का इशू है, कितना वॉल्यूम, दिस दैट, है ना। लेकिन की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बेसिकली बहुत स्पेसिफिक्स कि क्या है, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ योर कंपनी ऑल अबाउट, थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ है। तो इससे बेसिकली स्ट्रेंथन होगा सेकेंडरी मार्केट। अब हम आते हैं ESG पे। ESG यू वेरी वेल नो, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ऑल्दो ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखी पर आपके प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ESG में और CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ESG क्या होता है? ESG बेसिकली मैं एक कंपनी हूँ और आप सोच रहे हो कि आप मेरे में इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो अब क्यों इन्वेस्ट करोगे? अब आज का इतना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का समय है, सब बड़े ज़्यादा कॉशियस है कि ये कंपनी कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट करती हो। सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। साथ ही में कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहाँ पे लड़की एक है और लड़के 100 काम करते हैं, या किसी और जेंडर का कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ मेल डोमिनेटेड। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, ओके, ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर बन जाए। ठीक है, तो ये क्या सोशल एस्पेक्ट हो गया। फिर अगर हम गवर्नेंस पे आए, कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जिसकी कंपनी का वर्क कल्चर, जिसमें कोई एथिकल वर्क कल्चर नहीं है, जिसमें डिसीजंस एक ही बंदे के हाथ में है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया कि एक इन्वेस्टर क्या देखना चाहेगा एक कंपनी के बारे में, 3 चीजें, तो तभी वो इन्वेस्ट करेगा। ये हो गई ESG के बाद, ESG नॉर्म्स की बात, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इकोनॉमी की। लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे कुछ प्रॉफिट्स हैं, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज मैं क्या करूंगी अपनी कंपनी के उन प्रॉफिट्स में से, I would dedicate it to some social cause. Maybe I would give it to the education sector. Maybe I'll give it to the Panchayati Raj institutions. Maybe I would, think of giving it to water sustainability issues. ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूँ, अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा चीज़ों को बेहतर बनाने में, सोसाइटी के लिए कुछ करने में लगा रही हूँ। तो डिफरेंस समझ रहे हैं? वहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करना चाहती हूँ ताकि लोग मेरे में इन्वेस्ट करें। तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है, रिफॉर्म्स क्या लाए गए हैं सेबी द्वारा।
अब आप जानते हैं कि ESG डिस्क्लोजर्स, ESG रेटिंग्स और ESG इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, और ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, तो दिस शुडंट रियली बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. बाय पिछली वीडियो आई ऑफ कोर्स मीन पिछले महीने की इकोनॉमी की वीडियो. ESG डिस्क्लोजर्स का मतलब अब देखिए क्या है, सेबी लेकर आया है BRSR कोर. ओके, BRSR यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, कोर मतलब कुछ कोर मुद्दों का डिस्क्लोजर होगा. ओके, ये बेसिकली टॉप 150 लिस्टेड एंटिटीज जो हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं टॉप 150, उनको डिस्क्लोज करना है कुछ पैरामीटर्स को. ठीक है, तो इससे बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कर रहे हैं, सस्टेनेबल बिजनेस कर रहे हैं, ये पता चलेगा. ऑफ कोर्स इसका फॉर्मेट भी अवेलेबल किया गया है. तो टॉप 150 लिस्टेड कंपनीज को डिस्क्लोजर्स करने हैं फ्रॉम 2023-2024 ऑनवर्ड्स. ग्रेजुअली हम यही जो कोर डिस्क्लोजर्स हैं ये एक्सटेंड कर देंगे टू टॉप 1000 listed entities by 2026 to 2027. ओके, तो इसमें बेसिकली वही जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे जिस पे आपको बेसिकली डिस्क्लोज करना होगा. ये है जी हाँ जी, ये है, ये है, ये कितना अमाउंट में है जी हाँ जी, ये है. ठीक है, तो ऐसे बेसिकली आपको डिस्क्लोजर करना है फॉर विच लिस्टेड एंटिटीज शैल नीड टू ऑब्टेन. ओके, अब आते हैं ESG रेटिंग्स के ऊपर. ऑफ कोर्स आपको कोई रेट करेगा कि आपने कितना डिस्क्लोजर किया है, आप ट्रांसपेरेंट है, आपने ये डिस्क्लोजर प्रॉपरली किया है नहीं किया है, उसके लिए फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आएंगी. ठीक है, तो ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स यानी कि वही रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो दे विल बी रिक्वायर्ड टू कंसिडर इंडिया और इमर्जिंग मार्केट पैरामीटर्स इन ESG रेटिंग्स. यस, यू विल हैव टू डू दैट, एंड वी आर डेवलपिंग इकोनॉमीज, वी आर इमर्जिंग इकोनॉमीज, सो प्लीज थोड़ा हमारे स्पेसिफिक कस्टमाइज करके हमारे लिए you should come up with the ESG ratings. In order to facilitate the credibility of ESG ratings, ERPs shall offer a separate category of ESG rating called core ESG rating. कि ठीक है, कोर है ना, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉपरली डिस्क्लोजर सब कुछ कर रहे हैं. जैसे डिस्क्लोजर में भी कोर हमने एक रिपोर्ट देखी ना जो कंपनी निकालेगी, तो बेसिकली बाकी चीजें क्या है वो एक्सिलरी है, ऑल्दो वो भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये तो मतलब स्टार्टर है, वो तो कर ही रहे हो ना, मिनिमम तो कर ही रहे हो ना, जो बिल्कुल बेस है. बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना, कोई बात नहीं, नहीं आज सही तो आगे कर लेंगे. तो वैसी कोर ESG रेटिंग, इन चीजों में रेटिंग ठीक होनी चाहिए, बाकियों में कोई बात नहीं, ठीक हो ना हो, ऑल्दो ऑफ कोर्स धीरे धीरे आप उसमें भी इंप्रूव करेंगे. आई होप यू गेट माई पॉइंट. बेस्ड ऑन द assured parameters under BRSR core ESG investing, these measures shall be introduced in order to address the. Okay, अब हम आते हैं ESG investing के ऊपर. अब ESG इन्वेस्टिंग के लिए वही कि इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा. These measures shall be introduced in order to address the risk of mis-selling and greenwashing, to enhance stewardship, reporting requirements and to promote ESG investing. बस यहाँ पे ये मिस सेलिंग ना हो या ग्रीन वॉशिंग ना हो. मिस सेलिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ लिखा है एक ऐसी सेल्स प्रैक्टिस जिसमें एक प्रोडक्ट या सर्विस को डेलिबरेटली जानते हुए आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं, एक कस्टमर को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं. वो कह रहा है जी मेरे को पंखा चाहिए, तो आप कहेंगे अरे आप AC ले जाओ, पंखे का भी काम AC कर देता है. तो मतलब ज़बरदस्ती उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, सूटेबिलिटी कुछ और है, आप उसको ज़बरदस्ती वो बेच रहे हो. मिस सेलिंग कहते हैं इसको. ठीक है, आप वो ऐसा तो बड़े लोग करते हैं, आपको पता भी होगा. आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने उसको कहा कि सर यहाँ पे आई हैव गॉट अ बर्न, तो बर्न हुआ है तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑइंटमेंट होनी चाहिए ना बर्न के लिए, तो वो पता नहीं कौन सी डर्मा की कोई और क्रीम दे दे, तो दैट इज मिस सेलिंग. जी हाँ, ये भी बढ़िया काम करेगी. ओके, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग में तो इस बार के प्रीलिम्स में 2022 में आई थिंक क्वेश्चन भी आया था. ग्रीन वॉशिंग का मतलब है आप कह रहे हैं जी ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसे आप कंज्यूम करेंगे, खाएंगे या जो भी चीज़ के लिए यूज़ करना है करेंगे, तो ओवर हाइप बनाया है कि ये सस्टेनेबल है, ऑर्गेनिक है. इतना कुछ है नहीं, 1% उसमें कुछ ऑर्गेनिक है, बाकी 99%, तो ये ग्रीन वॉशिंग है. ठीक है, इतना एनवायरमेंटली साउंड है नहीं जितना आप उसको दिखा रहे हो, तो ये ना हो. ओके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ERPs यानी कि प्रोवाइडर्स, रेटिंग प्रोवाइडर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू चैप्टर. तो दिस इज़ वेरी गुड कि ERPs के लिए भी कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए. जो रेटिंग प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है.
ठीक है, तो उनके लिए एक नया चैप्टर लाया जा रहा है सेबी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999 में, विच इज वेरी गुड। अब हम आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स पे। सेबी ने कहा है कि देखिए एक ओवरसाइट की रेगुलेशन की जरूरत है ऑन द करंटली अनरेगुलेटेड इंडेक्स प्रोवाइडर्स लाइक NSE इंडाइसेस एंड द एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इनका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। ओके, ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ इंडेक्स फंड। समझते हैं आप इंडेक्स फंड्स का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ आप अपने स्टार्टिंग में कवर करते हैं तो आपके लिए और इजी हो जाएगा अगर आपको पता है। इंडेक्स फंड्स बेसिकली अगर एक फंड है या फिर जहां भी आपने जिस एक पर्टिकुलर बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो उस बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है और उसके उस बॉन्ड की वैल्यू डिटरमाइन, ओके नॉट बॉन्ड, मे बी आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट आपने ली, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है बेसिकली इंडेक्स के हिसाब से चलता है। यानी कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट का भी बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का प्राइस भी बढ़ जाएगा ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें अच्छे से, या कम हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रैक करते हैं ना हम, जैसे इन्वेस्ट अगर इंडेक्स का प्राइस अच्छा चल रहा है या इंडेक्स अच्छा चल रहा है तो वैसे ही एक सिक्योरिटी का प्राइस भी अच्छा चलेगा। तो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इस वजह से जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं जैसे NSE इंडाइसेस या एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स अल्टीमेटली ट्रैक तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रैशनल है। रिफॉर्म्स बाय सेबी, Introduction of regulatory framework for index providers in December 2022, SEBI had mooted a draft regulatory framework for index providers, जिसके provisions क्या थे हमने December 2022 में भी देखा था कि क्या basically provisions थे उस draft के। रजिस्ट्रेशन इंडेक्स प्रोवाइडर्स को जो इंडाइसेस निकाल रहे हैं इंडिया के यूज के लिए, उनको रजिस्टर करना है खुद को सेबी के साथ। देखिए अल्टीमेटली ना आपके प्रीलिम्स में कुछ आए या मेंस में भी आपको कुछ नहीं पॉइंट समझ आ रहा कि क्या रिफॉर्म किया होगा, रजिस्टर करना है खुद को। रजिस्टर तो सबको करना ही करना है सेबी के साथ, तो ये तो आप जरूर लिख देना। ठीक है, ओवरसाइट, द इंडेक्स प्रोवाइडर विल हैव टू कॉन्स्टिट्यूट, एक ओवरसाइट कमिटी बनानी पड़ेगी एक इंडेक्स प्रोवाइडर को। ठीक है, ताकि देखिए क्या है ना, एक इंडेक्स में जिन पैरामीटर्स पे आप बेसिकली इंडेक्स में जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो पैरामीटर्स आउटडेट हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। अब आज के टाइम में क्या रेलेवेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, दिस दैट, वो पैरामीटर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके इंडेक्स में, नहीं? तो उसके लिए ओवरसाइट कमेटी, ठीक है, ताकि आप रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम एग्जिस्टिंग इंडेक्स डिज़ाइन, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या डिज़ाइन है, क्या ट्रैक करना है। ठीक है, एंड बेंचमार्क मेथडोलॉजी, इंडेक्स की मेथडोलॉजी भी ठीक होनी चाहिए। इंडिया, देखिए इंडिया के बहुत सारे, हमारा एक ग्रीवेंस रहता है रीसेंट जो करंट गवर्नमेंट है उनका, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो उसकी मेथडोलॉजी ठीक नहीं है, और इसीलिए हमेशा इंडिया को, हम पाकिस्तान से भी भूखा तो नहीं है इंडिया जहाँ पे गेहूं नहीं बिक रहा है ना। तो ये कुछ कुछ हमारे ग्रीवेंस रहते हैं कि मेथडोलॉजी ठीक नहीं है आपकी। आप 4000 लोगों से फोन कर करके पूछते हैं, लेकिन आप बाकी जो असली लोग हैं उनसे तो पूछते ही नहीं कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, जिनके लिए इतनी सारी जिनके लिए इतनी सारी गरीब कल्याण योजना और ये सब कुछ चलाई जा रही है। ठीक है, तो हम इनके थोड़े से खिलाफ हैं, जैसे अभी ऑक्सफैम इंडेक्स वगैरह, उसकी मेथडोलॉजी हमें पसंद नहीं है, कहीं चीज़ों में वो इंडिया को अंडर रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो वैसे ही किसी भी तरह के इंडेक्स की मेथडोलॉजी ठीक है कि नहीं, ठीक है, वो ओवरसाइट कमेटी करेगी। प्रोटेक्टिंग इंडिपेंडेंस, ऑफ कोर्स इंडेक्स प्रोवाइडर जो है मस्ट हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्या है ना कि इंडेक्स, मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी हूँ, ठीक है, और मैं एक कंपनी और मैं एक इंडेक्स प्रोवाइडर भी हूँ, ठीक है, तो इंडेक्स प्रोवाइडर में मैं ऐसी मेथडोलॉजी रखूंगी कि मेरी कंपनी की रैंकिंग अच्छी दिखे उसके हिसाब से, तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है यहाँ पे, मैं कंपनी भी हूँ मैं ही इंडेक्स प्रोवाइडर, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस प्रोटेक्टेड रहे, अनबायस्ड इंडेक्स प्रोवाइडर होने चाहिए हो आप। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज है क्या हो, अडेरेंस टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स द्वारा असेस किए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि ये देखने के लिए कि वो अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन प्रिंसिपल्स, आयोस्को प्रिंसिपल्स। एक बार 2 साल में एक बार ऐसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स असेस करना चाहिए उनको।
ओके अब हम आते हैं डीबीटी अगेन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक दिस हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू कि डीबीटी की वजह से क्या क्या हमें एडवांटेजेस देखने के लिए मिले हैं 2013 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चंस अब इस तरह से ही आते हैं, चाहे आप GS1 में या GS3 में या GS2 में देखेंगे पिछले 10 साल में अर्थक्वेक्स कैसे आए, पिछले 10 साल में ये कैसे हुआ, पॉक्सो का 10 साल का जो इस बार ही आएगा बिल्कुल क्वेश्चन ये पॉक्सो आएगा। इनफैक्ट पॉश एक्ट भी आ सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं रेस्टलर्स प्रोटेस्ट चल रही है, तो वैसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एंड अगेन आई रिपीट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स पे मेंस में क्वेश्चन बहुत समय से पेंडिंग है, इस बार पूछा जा सकता है GS3 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2013 से 2023 आ गया है ना, ऑलमोस्ट फिर 10 साल यहाँ पे भी आ गया कि इस 10 सालों में डीबीटी के क्या एडवांटेजेस देखने के लिए मिले। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिन जिन चीज़ों के 10 साल 50 साल 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस साल में, वो आपको मेंस में प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर का जैसे कि आपको पता है, ठीक है, 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 73 में शुरू हुआ था, प्रिपेयर इट। ओके तभी तो PM मोदी कर्नाटका गए थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया या जो भी जैसा भी, ठीक है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ है कि इंडिया ने सेव किया है ओवर $27 बिलियन इन की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि उन्होंने डीबीटी अपना ली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स अपना लिए। ओके तो हम देखते हैं डीबीटी को लॉन्च किया गया 2013 में। आप ये मत समझिएगा कि इस सरकार का फिलिप बहुत ज़्यादा है डीबीटी के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं 2015 लिखा होगा क्योंकि आपको लगेगा स्मार्ट सिटीज़ मिशन ये वो सब कुछ इन्हीं के अंडर हुआ है, तो ये भी हुआ होगा, जी नहीं। या फिर आधार भी, जैसे भी आपको लगता है, जी नहीं, 2013 में डीबीटी को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो बेनिफिशियरी है उसका बेनिफिट उसे डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो यही बेस, और वो कैसे होगा? अगर पैसे देने हैं आपने तो किसी को बुलाओ, किसी बंदे को, डाकिए को, कि जी देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे, 10,000 है, बांट देना इतने इतने लोगों में, और कितने वहां तक पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे हमें नहीं पता, लीकेज ही तो कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करो, सबके अकाउंट खुलवा दो, पहले बात तो है ना, पहले ग्राउंड तैयार करो, जनधन से, जैम ट्रिनिटी से, ठीक है, सबके अकाउंट खुल गए, है ना। अकाउंट खुलने के बाद सबका आधार लिंक करवा दो उससे, तो ताकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। एक ही नाम का वो इंसान है, ठीक है, और वो एक ही इंसान है जिसके पास वो जाएगा। एक ही नाम के 10 लोग हैं, 10 के पास जाने पड़ेंगे, फिर वो अगेन वेस्टेज ऑफ फूड हो जाएगा या वेस्टेज ऑफ कैश हो जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अगर किसी को 500 रुपये भी डालने हैं, जैसे कोविड-19 के समय में हुए, बहुत सारे विमेन के अकाउंट्स में जनधन में आए, ठीक है, तो 500 रुपये डायरेक्ट आपके हर महीने अकाउंट में आ जाया करेंगे। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लॉन्च्ड इन 2013 to transfer government benefits directly into the citizens' Aadhaar seeded bank accounts for targeted delivery of the benefits. This is exactly what you would write in your mains ka introduction. If you get a question on DBT, you will have to define it. Okay. अब ऑल्दो आपने यहाँ आधार पढ़ा, पर आधार मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन आपको एनकरेज किया जाता है कि आप आधार से लिंक करवाएं क्योंकि डुप्लीकेशन बचती है इससे। ओके डीबीटी देखिए, जब शुरुआत में आया था तो मियर 24 स्कीम्स पायलट बेसिस पे था ना, तब तो 24 स्कीम्स को हमने सोचा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके देखते हैं 43 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज आप देखिए 300 से ज़्यादा सेंट्रल स्कीम्स हैं और 2000 स्टेट स्कीम्स हैं दिसंबर 2022 तक जो डीबीटी के द्वारा कवर की गई हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके प्रीलिम्स में आ जाए डीबीटी मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले प्लानिंग कमीशन में एंड ऑल ऑफ दैट। तो डीबीटी मिशन वाज क्रिएटेड इन द प्लानिंग कमीशन, कि वो एक नोडल पॉइंट की तरह डीबीटी मिशन काम करे इम्प्लीमेंट करने के लिए डीबीटी प्रोग्राम्स को। फिर इस मिशन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन 2013। 2015 तक ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में ही काम किया इस मिशन ने, ठीक है। नाउ कम्स 2015, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डीबीटी मिशन को और सारे मैटर्स जो इससे रिलेटेड हैं उसे प्लेस कर दिया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर, मतलब सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी के अंडर, बेसिकली अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। पहले प्लानिंग कमीशन से शुरुआत हुई, ठीक है,
और बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि नोडल पॉइंट बनाना है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 2015 तक, 2015 के बाद से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पिलफ्रेज या फिर डुप्लीकेशन को कर्ब करने के लिए, एक्यूरेट टारगेटिंग करने के लिए बेनिफिशियरी की, डीले रिड्यूस करने के लिए पेमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स करने के लिए, ठीक है, ताकि और एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स की जरूरत ना हो। सरकार और बेनिफिशियरी के बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। सरकार ही आपको ऑफ कोर्स आप लाभार्थी हैं और लाभ कौन देगा, सरकार, तो कोई बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव और हर्डल्स होने ही नहीं चाहिए। कैटेगरीज, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीबीटी का मतलब यही नहीं है सिर्फ कैश ट्रांसफर होगा, काइंड ट्रांसफर भी हो सकता है। काइंड इन द सेंस, ऑफ कोर्स, अगर सरकार ने कहा है कि पीडीएस के थ्रू आपको इतना राशन मिलेगा या मिड डे मील्स मिलेगी, अब वो एक डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, लेकिन अब यहाँ पे आपके अकाउंट में थोड़े ना डाल देंगे, अकाउंट में 1 किलो आटा डलवाया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके लिए ऑफकोर्स एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चाहिए होगी, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैश ट्रांसफर भी एग्जिस्ट करता है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में स्ट्रेट ट्रेजरी अकाउंट से, जैसे मनरेगा, पहल, एनसैप। लेकिन अगर हम काइंड ट्रांसफर की बात करें तो इसमें द बेनिफिट्स इन काइंड आर गिवन टू द इंडिविजुअल्स थ्रू एन इंटरमीडिएट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो आपको ये फ्री में मिलते हैं या 2 रुपये 3 रुपये ऐसे सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं। मिड डे मील्स, पीडीएस, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, यूरिया की बात हो रही है जैसे यहाँ पे। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ डीबीटी अब हम देखें, और यही आपसे मेंस में पूछा जाएगा ऑफ कोर्स। देखिए उससे पहले लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड किसने ले किया है। जैम ट्रिनिटी नॉट बीन देयर, पॉसिबल ही नहीं था कि डीबीटी जैसा कुछ हो सके, है ना। तो पहले तो जैम आया, ठीक है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, इसका प्रोलिफरेशन देखा ताकि एक लीकेज प्रूफ और टारगेटेड ट्रांसफर हो सके बेनिफिट्स का। और क्या क्या आप अपने अगेन स्टैटिक में पढ़ते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट स्कीम, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, बैंक मित्रास, हर जगह बैंक खुले, रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरियाज में जरूरी नहीं है। तो एक एटीएम लेके एक बंदा ही बैंक है बेसिकली, उसने जाना है, उसने पैसे अगर किसी ने निकलवाने हैं, जमा करवाने हैं, उसको करवा सकता है, ठीक है। तो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें, पेमेंट बैंक के बारे में आप जानते हैं, मोबाइल मनी के बारे में, वॉलेट मनी के बारे में, ये सब कुछ ग्राउंड ले किया है इन सारी चीज़ों ने। सिग्निफिकेंस ऑफ डीबीटी, एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज विच कट्स डाउन द मिडल एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स, जो अब तक डीले कर रहे थे प्रोसेस को। आप ऑफ कोर्स बड़ा घुमा फिरा के मैं आपको एक बात बताऊं, ये 4 पॉइंट्स बनाने हैं, 5 पॉइंट्स, और आपको भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता है घुमा फिरा के पॉइंट एक ही है सिर्फ, रिड्यूसिंग करप्शन या फिर टाइम कम करना, ठीक है। उसको 5 पॉइंट्स में कैसे बनाना है, एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट लिख दो, एक जगह इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लिख दो, एक जगह रिड्यूसिंग गोस्ट बेनिफिशरीज लिख दो, क्योंकि वही है कि डुप्लीकेशन हट गई ना। अगर आधार लिंक्ड है तो ऑफ कोर्स डुप्लीकेशन हट गई, एक बंदे का एक ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ एक ही अकाउंट है, उसके अकाउंट में जाएगा, है ना। 36 राम नहीं है, 36 शाम नहीं है, ओके। रिड्यूसेस करप्शन, ओके, ऑफ कोर्स इट डज, क्योंकि बीच में आप ही का बेनिफिट है यार, है ना, आप ही को मिलना है और आप ही उसके हकदार हो, तो फिर बीच में आप ही के हक के लिए कोई ब्राइब कैसे मांग सकता है, जो होता था, तो उसको रिड्यूस करता है ये। एड्स डिजिटल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए क्या है ना, दिस इज वेरी वेरी नाइस, ओके। तो डीबीटी अगर आपको चाहिए तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अगर आप अपना अकाउंट खुलवा लोगे तो आप फिनेंशियल इंक्लूजन में आ जाओगे, ठीक है। आपको एक फिनेंशियल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा, फिनेंशियल आइडेंटिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप बैंकिंग में एग्जिस्ट करते हो अब। तो वही चीज़ इसने की है, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इम्पेडिमेंट्स भी हैं डीबीटी के, और वही एग्जैक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ऑल दो अगर क्वेश्चन मैं मेंस का बनाऊं, ऑल दो फ्रॉम 2013 या फिर फ्रॉम in the last 10 decades DBT has saved a lot of money and hit on corruption, but there are certain impediments pending. तो अब क्या लिखोगे, lack of infrastructure लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे regions country में आज भी ऐसे हैं जहाँ पे regular banking system ही नहीं exist करता, बैंक ब्रांच ही नहीं है, तो कौन सा financial inclusion, कौन सा DBT, ठीक है। तो ये चीज़ है। डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को बताना, रूरल एरियाज में जो पुअर लोग हैं उनको बताना, जो अवेयर नहीं है अपने बेनिफिट्स को लेके, उनके हक क्या हैं, कैसे डिजिटल सिस्टम काम करता है, हाउ
are they eligible to receive something from the government, and a lot of things. Okay, cash may not be used for intended purpose. now of course अगर जो डीबीटी कैश ट्रांसफर्स होते हैं तो उसमें क्या है, कैश जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है कि हम सहायक हैं, फॉर एग्जांपल एक महिला के अकाउंट में आ रहा है, महिला के हस्बैंड है वो उसको पैसे को विड्रॉ करके लिकर में गैम्बलिंग में लगाते हैं, ताश खेलने में, तो उससे क्या होगा। तो ये कैश वाले ट्रांसफर में तो हमेशा ये चीज़ रहती है, इसीलिए आप न्यूज़पेपर्स में चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, बार बार बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट द्वारा ये सुनते हैं कि डीबीटी होना चाहिए, तो काइंड का डीबीटी होना चाहिए, कैश का जितना कम हो उतना कम। ठीक है, इनइफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल, अब ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट रिसेंटली आ रही हैं जिनका ये सिटीजन्स का ये कहना है कि उन्हें डीबीटी नहीं मिल रहा। ठीक है, उनके एलपीजी कनेक्शन के लिए इन स्पाइट ऑफ ऑप्टिंग फॉर इट उन्हें अभी तक नहीं मिला। प्रॉफिटरिंग बाय, लेकिन ऑफ कोर्स इस ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए कुछ नहीं किया गया है ज़्यादा खास। ओके, अब देखिए क्या है, स्कीम मिनिस्ट्री वाइज होती है, एक स्कीम इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उस मिनिस्ट्री का ग्रीवेंस रिड्रेसल वुड फंक्शन इनटू दैट, लेकिन हर मिनिस्ट्री का ग्रीवेंस रिड्रेसल इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए ये पॉइंट है। प्रॉफिटरिंग बाय बैंक्स, अब देखिए क्या है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तो अलाउड है। ओके, अगर आप जनधन अकाउंट के द्वारा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो एक मिनिमम फी तो जायज़ है, वैसे तो कई बैंक्स के लिए वो भी नहीं, बट स्टिल, लेकिन कई बैंक्स क्या करते हैं, बहुत ही हाई फी लगा रहे हैं, तो जो पुअर बेनिफिशरीज हैं वो बैंकिंग सिस्टम में छोड़ते हैं कि छोड़ो, इंक्लूड ही नहीं होना हमें, इतना तो कमीशन यहाँ चला जाता है, इतना उस पर हमसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिटरिंग बाय बैंक, दीज आर द पॉइंट्स यू वुड राइट। वे फॉरवर्ड क्या है, तो फिर क्या किया जाए, पहली बात तो आप बेनिफिशियरी सेंट्रिक ग्रीवेंस रिड्रेसल लेके आइए। अगर आपको कोई भी गवर्नेंस रिलेटेड, कोई भी इस तरह का सोशल इकोनॉमी रिलेटेड, सोशो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो सिटीजन सेंट्रिक ग्रीवेंस रिड्रेसल तो हमेशा आपका वे फॉरवर्ड रहना ही चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मैनर में, सिंप्लीफाइड मैनर में, टाइम फ्रेम ओरिएंटेड मैनर में बेसिकली आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग द डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल एटीएम कैसे यूज़ करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल सिखानी चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने राइट्स के बारे में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में कॉन्फिडेंट फील कर सकें। इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, डिजिटल, बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल रिमोट एरियाज में प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है, एनेबल कीजिए। अब देखिए कहीं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, वो बेड रिडन में भी है ना, तो उनके केस में क्या होना चाहिए, वो अपने बैंक में नहीं जा सकते अपना पैसा विड्रॉ कराने या जैसे भी, तो उनके हर महीने के महीने ऑफकोर्स इसी बहाने एक जॉब भी और क्रिएट हो जाएगी कितनी सारी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, तो महीने के महीने डोर स्टेप डिलीवरी करवाई जा सकती है, जो भी डीबीटी ट्रांसफ़र उनको मिलना है बिल्कुल होना चाहिए। ये हमें कोविड से सीखना चाहिए, जो उस समय एसेंशियल चीज़ों की डोर स्टेप डिलीवरी हो रही थी, तो क्यों नहीं, क्यों हर बार क्राइसिस ही हमें आके कुछ सिखाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, साथ ही में स्मार्ट सिटीज मिशन जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से और आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो स्कीम्स, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में पिछले महीनों में, पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कि उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस, वहाँ पे हमने करप्शन देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वेस्ट बंगाल को फंड्स ही नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्या इसके, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे क्या इसके वर्टिकल्स हैं। ओके, कौन होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब क्या है इसके अंडर, या फिर एलआईजी एमआईजी कैटेगरी का मतलब क्या है, क्योंकि अब प्रीलिम्स में क्या है ना कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस का भी, जो उनका थ्रेशोल्ड है यूपीएससी वालों का, तो वो अब ऐसी चीज़ें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फैक्चुअल में से 2 फैक्ट्स ठीक होते हैं, 2 गलत होते हैं, ठीक है, या एक फैक्ट ठीक होता है, एक गलत होता है। तो वैसे ही जैसे ईडब्ल्यूएस कितनी इनकम, जैसे एक रिसेंटली अभी 2022 के पेपर में पॉलिटी पे एक क्वेश्चन था जिसमें ओबीसी, एससी, विमेन, यही 3-4 पॉइंट्स थे कि कौन कौन इसमें से है एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल, फ्री एड के लिए, फ्री लीगल एड के लिए। तो अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हम देखेंगे, जस्ट लेट मी हैव वाटर।
अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है, बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है। रिपोर्ट क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, कि कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। देखिए हम भी 2015 में ये फ्लैगशिप मिशन आया था, तो कैसे हाउसिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव आप अभी तक पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ओके तो बेसिकली क्या करना है इस मिशन ने, इसको एड्रेस करना है अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज को अमंग द ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, एलआईजी एंड एमआईजी यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज, और ये इंक्लूड करता है स्लम डिवेलपर्स को भी। आप एक कॉम्पोनेंट ही स्लम डेवलपमेंट के ऊपर देखेंगे या रीडेवलपमेंट के ऊपर। तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर पहला पॉइंट ये है कि PMAYU is a flagship mission launched in 2015 with the objective housing for all, that is correct। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि it addresses urban housing shortage among EWS, LIG and MIG categories excluding slum dwellers, that is wrong because it includes slum dwellers। और क्या मैनिपुलेट कर सकता है इसमें बताओ, यही बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि ये एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आप डिमांड करोगे कि आपको घर चाहिए तो ही आपको घर मिलेगा। ठीक है, या आप डिमांड करोगे कि मुझे घर चाहिए, उसके लिए मैं एक लोन ले रहा हूँ, मेरे को लोन पे सब्सिडी दिलवा दो सरकार, तो वो सरकार फिर आपको दिलवा देगी। आपने डिमांड किया ना, तो डिमांड ड्रिवन अप्रोच है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको मैनिपुलेट करके सप्लाई ड्रिवन लिखा जा सकता है, wherein the housing shortage is decided based on the demand assessment। अभी डिमांड असेसमेंट करेगा कौन, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, स्टेट गवर्नमेंट करती है बेसिकली, और फिर वो केंद्रीय सरकार को बताती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब कौन ही करेगा, अर्बन अफेयर्स वाला ही कुछ हाउसिंग से रिलेटेड ही कोई इंसान करेगा। अब यहाँ पे आप कौन ही एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, कवरेज एंटायर अर्बन एरिया। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटायर वर्ड समझ के प्लीज मत सोचिएगा कि एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट वर्ड हो गया है एंड ऑल ऑफ दैट। दैट्स ट्रू, इट कवर्स द एंटायर अर्बन एरिया, जिसमें स्टैट्यूटरी टाउन्स भी आते हैं, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज भी आते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज और एनी सच अथॉरिटी अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन विच इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड रेगुलेशंस। ड्यूरेशन क्या है मिशन की, इनिशियली तो 7 साल थी 2015-16 से लेके 2021-22 तक, लेकिन अभी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2024 तक। अब इसमें सारे वर्टिकल्स को एक्सेप्ट वन, एक वर्टिकल है जिसका टाइम लिमिट 31 मार्च 2022 तक है। तो आपके प्रीलिम्स में क्या हो गया कि ऑल द वर्टिकल्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू 2024 बट नॉट ऑल हैव बीन एक्सटेंडेड। एक है जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है CLSS, ये एक्सटेंड नहीं की गई है 2024 तक। ओके, फीचर्स क्या हैं, हम फीचर्स देख लेते हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, क्योंकि इससे पहले की चीज़ें और डिस्कस करते हुए आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम कितनी हो सकती है, अप टू ₹3 लाख। ओके, तो मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम है आपकी EWS कैटेगरी के लिए, वो 3 लाख होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ 3 लाख है लेकिन रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से तो 8 लाख है। तो वही तो सुप्रीम कोर्ट पे पॉइंट था जब EWS पे केस आया था बहुत रिसेंटली। ठीक है, ऐसा क्यों है ना, वहाँ 8 लाख और यहाँ हर चीज की स्कीम के लिए या तो 2.5 लाख या 3 लाख या 2 लाख समझ रहे EWS को। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है EWS कोटा का। ठीक है, खैर आई एम जस्ट रिलेटिंग थिंग्स ताकि अगर EWS पे क्वेश्चन भी आता है तो आपको पता हो। तो EWS कैटेगरी में अगर आप आना चाहते हैं और घर चाहते हैं आवास योजना के तहत तो 3 लाख तक की इनकम। अगर आप लो इनकम ग्रुप में आना चाहते हैं तो मैक्सिमम एनुअल इनकम 6 लाख। अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में आना चाहते हैं, चाहे वो मिडिल इनकम 1 या मिडिल इनकम 2, तो आपका मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम जो हो सकता है वो 18 लाख है। ठीक है, विच इज ह्यूज देखा जाए तो। ठीक है, ह्यूज इन द सेंस, यू गेट माई पॉइंट राइट। अब बेनिफिशियरी फैमिली का मतलब क्या है, इसमें सबकी इनकम मिलाई जाती है, हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड सन्स, अनमैरिड डॉटर्स। ओके, अब यहाँ पे हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स के बारे में भी ऑफ कोर्स आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज़ आपको जो दिख रही है विमेन एम्पावरमेंट की।
अब अगर आप विमेन एम्पावरमेंट पे कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना या मनरेगा के बारे में भी लिख सकते हैं। मनरेगा में मोर देन 50% जो वर्कर्स हैं वो विमेन हैं। खैर, तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे करेगा ये प्रधानमंत्री आवास योजना? क्योंकि जो ओनरशिप है घर की वो या तो फीमेल मेंबर के नाम पे या जॉइंट नेम में, जॉइंट हस्बैंड वाइफ के नेम में, ठीक है, ऐसे मिलेगी। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रेफरेंस है वो उन विमेन को दी जाती हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी, माइनॉरिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ओके, तो और इसमें भी जैसे माइनॉरिटीज, पीडब्ल्यूडीज या ट्रांसजेंडर या SC ST, इसकी विमेन में से भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंस मिलती है विडोज या सिंगल विमेन हाउसेस को। ऑफ कोर्स यू गेट माय पॉइंट। ओके, तो इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये बात करता है। और यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर। ऑफ कोर्स जब आप कह रहे हैं कि ऑल वेदर हाउसिंग हम बना के देंगे या प्रोवाइड कराएंगे, है ना, जिसमें वाटर है, किचन है, इलेक्ट्रिसिटी है, टॉयलेट है, तो ऑफ कोर्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो होगी ही। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ऑफ कोर्स आपको ओनरशिप दे रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो है ही, कोई आप टेनेंट थोड़े ना है। एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। ओके, तो आपको साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि अब 4 वर्टिकल्स कौन से हैं। ओके, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट ISSR, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इन सीटू मतलब और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? एक्स सीटू मतलब जब आप किसी को उठा के कहीं और ले जाते हो, और इन सीटू का मतलब जहां वो है वहीं चीजों को इम्प्रूव करना। तो ये बेसिकली लैंड एज अ रिसोर्स अप्रोच है। ओके, बेसिकली जहाँ पे स्लम पनपा है वो एक लैंड है ना, तो उसको रीडेवलप करना है। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट यूजिंग लैंड एज अ रिसोर्स with of course private sector participation in it, so that you can provide houses to the eligible slum dwellers. अब slum क्या होता है? slum usually अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इट्स एन एरिया, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट एरिया जिसमें एटलीस्ट 300 लोग, 300 people या about 60 to 70 households of very poorly built congested tenements होता है in an unhygienic environment, usually with inadequate infrastructure, lacking proper sanitary and drinking water facilities, right? तो ये चीजें आपको पता है। तो slum rehabilitation of slum dwellers with participation of private dwellers using land as a resource, assistance to eligible families, ये आप जानते हैं, टू EWS कैटेगरीज, डिमांड साइड, या अब यहाँ पे भी डिमांड ड्रिवन है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है इसमें जो सप्लाई साइड है जो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, तो ये डिमांड ड्रिवन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ओके, देखिए अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि चारों ही वर्टिकल्स जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सेंट्रल स्कीम है। अब क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में क्या होता है? चाहे आप EWS कैटेगरी या LIG कैटेगरी या MIG कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप हाउस लोन लेना चाहते हैं बैंक से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या कोई भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन से, तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है लोन के ऊपर, ठीक है। तो इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी? 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी अगर आप 6 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, 4% सब्सिडी अगर आप 9 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, 3% सब्सिडी अगर आप 12 लाख तक का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। सो प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, क्रेडिट लिंक्ड मतलब क्या होता है? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मतलब कुछ आप लोन ले रहे हो, लोन के ऊपर कुछ सब्सिडी मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको कोई घर यहाँ पे बना गया, दिस इज डिमांड साइड इंटरवेंशन एंड दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट इन sectors, assistance to eligible families belonging to EWS categories who do not have land, supply side intervention, centrally sponsored scheme. Now this is centrally sponsored scheme. ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस हो सकते हैं, मिक्स ऑफ हाउसेस, है ना, तो आपको उस पर भी सेंट्रल असिस्टेंस मिल सकती है, लेकिन उसमें 35% ऑफ द हाउसेस जो हैं बेसिकली उस प्रोजेक्ट में, अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है घर बनाने का,
ठीक है, वो EWS कैटेगरी में अगर 35% ऑफ द हाउसेज हैं तो आपको सेंट्रल असिस्टेंस मिल सकती है। फिर लास्ट आता है BLC, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, समझना कुछ नहीं है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर एम्फेसिस दिया गया है और वही रिपोर्ट भी कहती है कि ओवर एम्फेसिस जब बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा, यानी कि सारा सबसे ज़्यादा ओनर्स बेनिफिशियरी के ऊपर ही है, आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो वो वाली स्कीम किस काम की, जब ओवर एम्फेसिस BLC कंपोनेंट पे दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो BLC में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है ₹1.5 लाख तक की पर EWS हाउस, ठीक है, अगर आप एलिजिबल फैमिली होते हैं तो। और कोई भी इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, या आप बढ़ाना चाहते हैं अपने हाउस को, एनहेंस करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो असिस्टेंस टू एलिजिबल फैमिलीज डिमांड ड्रिवन है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ओके। तो अगर जैसे आप अपने घर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, ऊपर एक फ्लोर डालना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह का, जैसे अगर वो एलिजिबल हुआ तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जियो टैगिंग के बारे में। ऑफ कोर्स आपको पता होगा जियो टैगिंग क्या होता है, कि अगर एक घर बनाए तो वहीं बनाए, ये कुछ उसका डेटा भी तो कहीं पे फीड होना चाहिए ना, ठीक है। तो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जैसे फोटोग्राफी होती है वैसी। तो जो PMAYU की गाइडलाइंस है वो यही कहती है दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर कि जितने भी हाउसेज हैं वो इस स्कीम के तहत बन रहे हैं उसे जियो टैग किया जाए, ठीक है। कौन सी जगह पे, एग्जैक्ट लोकेशन को टैग करना, किस पे जियो टैग किया जाएगा, भुवन एप्लीकेशन पे, भुवन हाउसिंग फॉर ऑल जो एप्लीकेशन है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। आप अपनी ज्योग्राफी की किताब उठाइए, उसमें साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं उसमें भुवन लिखा हुआ है, ठीक है। तो भुवन आप जानते हैं इट्स एन इंडियन जियो प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। तो बेसिकली उसके साथ जियो टैग करवाना है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है कमेटी की, गैप इन, दिस इज वेरी, आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैप इन हाउसिंग डिमांड असेसमेंट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ चीज़ ये लिखी नहीं है पर ऑफ कोर्स अगर आप न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं तो आपको पता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत क्या है, इनिशियली जो, देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउसिंग शॉर्टेज है कितनी, अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज है कितनी, तो जो शॉर्टेज है वो हमें प्रोवाइड करना है। तो जब इनिशियल एस्टिमेट्स हुए तो हमने एस्टिमेट किया कि 2 करोड़ हाउसेज, 2 करोड़ आप बहुत सुनते हैं, 2 करोड़ घर बनाने हैं, है ना, तो 2 करोड़ हमें लगा शॉर्टेज है। लेकिन जो एक्चुअल डिमांड आई हाउसिंग की वो 1.23 करोड़ आई। तो इसका मतलब क्या है, तो हमने जो शॉर्टेज गिनी थी, हमने एस्टिमेट की थी, वो गलत थी, डिमांड गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कमिटी ने कहा इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो घर हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, जिनको घर चाहिए, वो आपकी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑफ कोर्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत रिजिड हो जाते हैं कभी कभी स्कीम्स के लिए। आप अपने केस स्टडीज भी पढ़ते हैं एथिक्स में कि एक वुमन है, वो काफ़ी पुअर हैं, वो डिज़र्व करती हैं उस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है जस्ट बिकॉज वो फॉर से किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती, या कोई भी इस तरह की चीज़। तो ये दिक्कत आ जाती है। तो इस पे कमेटी ने क्या कहा है कि अगर ऐसा है तो या तो आप स्कीम में नेसेसरी चेंजेस कर दीजिए ताकि ये जो बचे हुए लोग हैं जो बेचारे एलिजिबल नहीं हो पा रहे वो इसमें आ सके, या तो आप नई स्कीम लेके आओ, ठीक है, उन लोगों के लिए। ये चीज़ बेसिकली कही गई है कमेटी द्वारा। ये ऑफ कोर्स सजेशन में हम देखेंगे। लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, अब यहाँ पे कहा गया है कि 5.6 लाख हाउसेज डिलीवर इसलिए नहीं किए गए बेनिफिशरीज को क्योंकि उसमें लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज थी, जो आप कह रहे हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें थी नहीं, अभी तक प्रोवाइड ही नहीं की गई थी, तो इसलिए वो डिलीवर नहीं हो पाए। Timeline for grounding and completion. Only 87% sanctioned houses have been grounded till December 2022 and 61 lakh houses have been delivered to beneficiaries. Okay. As of October 2022, less than 50% of the houses have been completed. This is very important. Okay. लेस देन 50% ऑफ द हाउसेज जो हमने टारगेट करने थे नॉर्थ ईस्ट में, एक्सेप्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा इज एन आउटलायर हियर, उनके जोग्राफिक या इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, विच इज़ वेरी 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 बैड। हाई कॉस्ट बर्डन ऑन बेनिफिशरी, अगर आपका सारा एम्फेसिस जो है वो बेनिफिशरी कंट्रीब्यूशन या BLC वर्टिकल पे ही रहेगा तो ऑफ कोर्स हाई कॉस्ट बर्डन पड़ जाएगा बेनिफिशरी के ऊपर, राइट। तो एवरेज बेनिफिशरी कंट्रीब्यूशन कम्स आउट टू बी अराउंड 60%, ओके।
तो और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, जो अपना शेयर भी ढंग से प्रोवाइड नहीं कर रही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो ये चीज़ हमें पता चलती है। लो सैंक्शनिंग ऑफ हाउस अंडर ISSR वर्टिकल, तो जो स्लम रीडेवलपमेंट वाला वर्टिकल है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत ही कम हाउसेस उसमें सैंक्शन किए गए हैं। डिमांड कितनी थी? 14.35 लाख हाउसेस, उसमें से केवल 30% अभी तक सैंक्शन किए गए हैं, विच इज़ वेरी लो। सजेशंस क्या है कमेटी की? कमेटी कहती है कि आउटकम पे फोकस करो, ये जो फोकस ऑन आउटकम रादर देन आउटपुट, मार्च की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आया था, फोकस ऑन आउटकम रादर देन आउटपुट। इसका मतलब क्या है? आउटपुट तो क्या होगा, हमने इतने घर कंप्लीट कर दिए, फिर उसको इलेक्टोरली भी यूज करना है ना, जो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन कितने लोगों ने कितने घर बन गए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग वहां रह रहे हैं, रहने लग पड़े हैं, वो बताइए। दैट इज आउटकम, ओके, दैट इज नॉट आउटपुट। आउटपुट तो मैथ्स होती है ना, राइट? उसमें कुछ बिहेवियरल, कुछ सोशल तो एलिमेंट है ही नहीं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उससे पहले ही अगर आप उन्हें स्टेक होल्डर के रूप में इन्वॉल्व करेंगे, जिनको आप घर देने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स फीडबैक मिलता रहेगा समय से समय पर, ओके। उसे एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी इश्यूज बाद में ना आए, वो हाउस में रहे ना हो, क्योंकि वो घर सही बना ही नहीं है, ठीक है। कोलेटिंग डेटा ऑन डी नोटिफिकेशन ऑफ स्लम्स लैंड, कमिटी ने कहा है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, कि आप देखिए कोलेट कीजिए डेटा को कि क्या इम्पैक्ट हुआ है स्लम रीडेवलपमेंट वाले वर्टिकल का, इन टर्म्स ऑफ डी नोटिफिकेशन ऑफ स्लम्स। क्या अगर वहाँ रीडेवलपमेंट हो जाती है तो डी नोटिफिकेशन हो रही है स्लम्स की? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे फिर क्या करती हैं फिर उसके बाद? और जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसे हमें बताएं अगली बार, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट एंड नेसेसरी चेंजेस, मिनिस्ट्री को बेसिकली ऐसा कमेटी कहती है कि मिनिस्ट्री को कंडक्ट करना चाहिए इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके, एंड अकॉर्डिंगली एक्सटेंड द स्कीम विद नेसेसरी चेंजेस टू फॉर्मुलेट, वही चीज़ जैसे मैंने बताया, या तो आप नेसेसरी चेंजेस जो स्कीम में करने के लिए ज़रूरत है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, वो कर लो, या नई स्कीम ले आओ। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस लेके आओ कंस्ट्रक्शन के लिए, वेरिंग सेंट्रल असिस्टेंस। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड है, डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी, जोग्राफी है ना, रिमोटनेस अलग है कहीं कहीं स्टेट्स की, तो उन बेसिस पे बेसिकली सेंट्रल असिस्टेंस मिलनी चाहिए ना। सेंट्रल असिस्टेंस कई जगहों पे ज़्यादा मिलनी चाहिए, कई जगहों पे ज़्यादा छूट होनी चाहिए, वैसा है नहीं, यूनिफॉर्म सेंट्रल असिस्टेंस मिल रही है अभी, विच शुड नॉट बी द केस, ओके। स्मूदनिंग ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस, ये सब तो करके रखो अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन। अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, स्मार्ट सिटीज मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जी को हम काफ़ी लेटली अगर हम पैंडेमिक के लास्ट फेज के समय देखें, स्मार्ट सिटीज मिशन पे काफ़ी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट सिटीज मिशन पे न्यूज़पेपर्स आजकल पिछले 1-2 महीने से फ्लडेड ही रह रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। तो न्यूज़ क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है कि 86% ऑफ फंड्स अभी तक यूटिलाइज हो गए हैं एंड 69% ऑफ प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं स्मार्ट सिटीज मिशन में, विच इज़ वेरी लो। 69% ऑफ प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो पाए हैं स्मार्ट सिटीज मिशन में अभी तक, ठीक है। तो ये न्यूज़ है बेसिकली, ओके। तो स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ये एक इनिशिएटिव है, पहली बात तो किस मिनिस्ट्री का? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का। लॉन्च कब किया गया था? 2015 में, ठीक है। तो क्यों बेसिकली देखिए एक और चीज़ जैसे कि आप यहाँ पढ़ेंगे कंपेटिटिव फेडरलिज्म के अंडर, ठीक है, तो आपको बेसिकली प्रपोजल्स सबमिट करने थे केंद्रीय सरकार को। जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ जो हैं, सो सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री वर बेसिकली आस्क्ड टू सबमिट प्रपोजल्स फॉर प्रोजेक्ट्स to improve their municipal services and make their jurisdictions more livable, okay। तो उनको बेसिकली सबमिट करना था। जो देखिए 2015 में प्रोजेक्ट आया, ओके। फिर 2016 से लेके 2018 तक, बेसिकली जनवरी 2016 से लेके जून 2018 तक, ठीक है,
क्योंकि जून 2018 इज द समय व्हेन द लास्ट सिटी शिलोंग वाज एक्चुअली चोजन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस दौरान बेसिकली मिनिस्ट्री ने सिलेक्ट की 100 सिटीज इस मिशन के लिए। 5 राउंड्स कंडक्ट किए, कंपटीशन द सेंस किनको चूज करना है किसको नहीं करना। तो इस 2 साल के टेन्योर में या पीरियड में बेसिकली 100 सिटीज सिलेक्ट की गई, इसीलिए आप पढ़ते हैं 100 स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वैसे तो कंप्लीट हो जाने चाहिए थे 5 साल के अंदर अंदर, ओके। लेकिन 2021 में क्या होता है, मतलब 2020 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2021 में एक्चुअली 2019 के एंड तक, लेकिन 2021 में क्या होता है, मिनिस्ट्री अपनी डेडलाइन चेंज कर देती है सारी सिटीज़ के लिए, जून 2023 कर देती है। इससे पहले सिर्फ शिलोंग के लिए जो डेडलाइन थी वो जून 2023 थी, क्योंकि सबसे एंड में 2018 में अगर आप इंक्लूड हुए हैं तो आप 5 साल 2023 में ही होते हैं ना, तो इसीलिए। लेकिन अब सबके लिए ही जून 2023 है, ओके। तो ये चीज़ आप समझते हैं, ओके। अब एक और चीज़ जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। आपके प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, आपके प्रीलिम्स में बेसिकली अमरूद और स्मार्ट सिटीज मिशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ऑल्दो हमें लगेगा कि जो अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है और स्मार्ट सिटीज मिशन है काफ़ी सिमिलर है, ऑफ कोर्स दे आर सिमिलर, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ही चाहते हैं दोनों के दोनों, पर एक डिफरेंस है दोनों में। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो अमरूद है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच अपनाता है, लेकिन जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो एक एरिया बेस्ड अप्रोच अपनाती है, ठीक है। तो आपको एरिया बेस्ड स्ट्रैटेजी के बारे में पता होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है, ओके, उसे हमें बेसिकली इम्प्रूव करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो हम देखेंगे यहाँ पे अभी 3 किस तरह से आप किन मॉडल्स को अपना के बेसिकली। और आपको ये तो ऑफ कोर्स पता ही है कि जो स्मार्ट सिटी है उसकी मॉनिटरिंग 3 लेवल्स पे होती है। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मार्ट सिटी है उसकी मॉनिटरिंग 3 लेवल, क्योंकि 2 लेवल लिखा हो सकता है, 5 लेवल्स भी लिखा हो सकता है, तो 5 तो आएंगे ही कहाँ से, बेवकूफ़ियों वाली बात है ये तो, खैर है ना। तो इसलिए 3 तो आपको पता होनी चाहिए। नेशनल पे क्या है, एक एपेक्स कमेटी होगी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी जो है वो हेड करेगी उस एपेक्स कमेटी को। और भी मतलब वही सारी जो अप्रूवल्स होगा, प्रोग्रेस कैसी चल रही है, फंड्स कितने रिलीज करने हैं नेशनल लेवल पे, ये एपेक्स कमेटी देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। फिर हम आते हैं स्टेट लेवल पे, सेकेंड लेवल आ गया। सेकेंड लेवल में एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी होगी, HPSC, जैसे हेड कौन करेगा, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, सबसे सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, ओके, जो बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन को एज अ होल स्टीयर करेगा। फिर आता है थर्ड एंड लास्ट लेवल जो है सिटी लेवल, ठीक है। सिटी लेवल पे एक स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम होगा हर एक स्मार्ट सिटी में, जिसको चूज किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, CEO होंगे, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो इम्प्लीमेंट करेगा ये सिटी लेवल पे, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो होंगे, ठीक है, MLA होंगे, मेयर होंगे, लोकल यूथ उसमें, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन भी पार्ट लेगी, ठीक है। तो ये एक इस तरह का कोलैबोरेशन सिटी लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। तो 3 लेवल्स का मॉनिटरिंग है, 3 लेवल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, ये चीज़ ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑफ कोर्स ये आपको पता होना चाहिए। और प्रमोट करेगा सिटीज़ को दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। स्मार्ट है तो ऑफकोर्स कुछ तो IT वाला एक यहाँ पे प्रोविजन है, और स्मार्ट है तो ऑफकोर्स क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं कि लिंचपिन है। एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजन्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशंस। हर एक प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन क्या है, तो दे हैव बिन सिलेक्टेड, 100 सिटीज़ हैव बिन सिलेक्टेड। अब मिशन क्या है, 3 मॉडल्स हैं, ये भी आपके प्रीलिम्स का और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिटी इंप्रूवमेंट होगी पहली बात तो, रेट्रोफिटिंग। अगर सिटी इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो साथ साथ कवर की हैं तो आपको पता है अर्थक्वेक, जैसे टर्की सीरिया के एरिया में जब अर्थक्वेक आया तो हमने अर्थक्वेक पे बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर किए, एडिटोरियल्स कवर किए। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ये था जो ऑफकोर्स प्रैक्टिकल है। ऐसी हवा में बातें करने से क्या होगा कि ये कर दो वो कर दो, जो हो भी तो सके। और जो देखिए जो रेट्रोफिटिंग है ना, अब घर बन चुके हैं, है ना, कितने सारी सिविलाइजेशन के ऊपर सिविलाइजेशन, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, अब सब कुछ तोड़ के तो दोबारा नहीं बन सकता, लेकिन चीज़ें रेट्रोफिट तो हो सकती हैं। और रेट्रोफिट करने के लिए रेट्रोफिटिंग के स्पेशल इंजीनियर्स चाहिए, और इंजीनियर्स तब वो इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे जब उन्हें लगेगा कि एक लुक्रेटिव
स्कोप एग्जिस्ट करता है इंडिया में, जब इंडिया में स्कोप ही नहीं है तो फिर कोई क्यों यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो और साथ ही में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट इतना कहते हैं, तो रेट्रोफिटिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट वो बन सकती है स्ट्रीम, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो एक पूरा बिजनेस क्यों नहीं बना देते रेट्रोफिटिंग का। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो सिटी इंप्रूवमेंट होगी रेट्रोफिटिंग के माध्यम से, सिटी रिन्यूअल होगा रीडेवलपमेंट के माध्यम से, सिटी एक्सटेंशन होगी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, या कि नए प्रोजेक्ट्स बना के, ठीक है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी क्रिएट किया जाएगा हर एक सिटी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इम्प्लीमेंट करेगा एससीएम को सिटी लेवल पर, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो एसपीवी है, कंपनी होती है एसपीवी, राइट, इट्स लाइक अ लिमिटेड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की जाएगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एट द सिटी लेवल, जिसमें जो स्टेट है या यूटी है ना, स्टेट और जो अर्बन लोकल बॉडी है वो प्रोमोटर्स के रूप में होंगे 50:50 इक्विटी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी इक्विटी ले सकते हैं, वो भी शेयर ले सकते हैं एसपीवी में। लेकिन फिर बात ये है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो स्टेट और यूएलबी की रहे, ये हमें इंश्योर करना है। 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कम्युनिटी एट द कोर, प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन के कोर पे कम्युनिटी को रखना है। तभी तो मैंने बताया सिटी लेवल पे यूथ को, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी रखा है हमने। मोर फ्रॉम लेस, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके कैसे हम ग्रेटर आउटकम्स ला सकते हैं। कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म, सिटीज सिलेक्ट की गई हैं थ्रू कॉम्पिटिशन। फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स, तो इसका मतलब कोऑपरेटिव हो गया। Integration, innovation, sustainability, integrated sustainable solutions, technology as means not the goal। तो टेक्नोलॉजी को मीन्स की तरह यूज करना है, टेक्नोलॉजी इज नॉट एन एंड गोल। लाइफ टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे कन्वीनियंट बनाई जा सकती है, वो हमें स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा करना है। टेक्नोलॉजिकल सिटी नहीं बनानी है हमें, समझ रहे हैं आप, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी इज अ बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ अ सिटी। कन्वर्जेंस, जितने भी और सेक्टोरियल या फिनेंशियल ऐसी स्कीम्स हैं उनके साथ कन्वर्ज करना। इश्यूज इन स्मार्ट सिटीज मिशन, लेकिन ऑफ कोर्स अब ये भी आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, स्मार्ट सिटीज मिशन एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप मिशन था जिसे 2015 में लाया गया, यही इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है ना। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं, इसी वजह से इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है बार बार। तो क्या इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स आपको लिखने पड़ेंगे। लैक ऑफ सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज, ओके, फिजिकल एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर जगह एक पॉइंट है, ओके। ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा प्रिवेसी, अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया स्मार्ट सोल्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी आती है, तो बहुत सारा आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि आप ही की लाइफ को कन्वीनियंट बनाया जा सके। लेकिन आप ही की लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए लिए गए डेटा को मिसयूज भी किया जा सकता है। तो फिर आते हैं प्रिवेसी इश्यूज, और ये प्रिवेसी इश्यूज और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में इतने समय से डेटा प्रोटेक्शन बिल इधर उधर घूमता जा रहा है, कोई भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ रहा। सो वी आर होपफुल इस बारी, ऑफ कोर्स अब डेटा प्रोटेक्शन जो आया भी है उसमें बहुत कम प्रोविजंस हैं, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिनेंसिंग मेंटेनिंग स्मार्ट सिटीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए बन जाएगी स्मार्ट सिटी, फॉर एग्जाम्पल एक बारी को हमने सारा काम कर दिया, लेकिन इसको मेंटेन करना भी तो बहुत कॉस्टली है, एंड नॉट ऑल द सिटीज हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू एनैक्ट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, ओके। अब ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखे हैं, ओके, जो ऑफ कोर्स अगर आप खुद से कुछ भी लिख दोगे तो कुछ भी लगेगा। डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ही की डेटा लेके आप ही की लाइफ सहूलियत बनानी है तो डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी एक लार्जर लेवल पे होनी चाहिए, एफिशिएंट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस, अब वही चीज़ यहाँ लिखी है कि स्लो प्रोग्रेस है, जैसे 69% ही प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं, ओके। Only around 20 cities are likely to meet the June 2023 deadline। आप खुद सोच सकते हैं, बाकियों को और समय लगेगा 80 cities को। तो this is a sluggish pace of progress and this suggests that the project management and execution are completely inadequate, which of course जितना मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, जितना डीले सुनने में गंदी बात नहीं लगती कि लोगों को उनका जो हक है वो उन तक पहुंच नहीं रहा, बल्कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। कल जो रॉ मटेरियल एक ब्रिज बनाने के लिए चाहिए था वो शायद 2000 करोड़ था, वो आज 20,000 करोड़ हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली किससे निकालोगे? टैक्स पेयर से। और बर्डन किसके आ रहा है? आप पे। डीले का मतलब आप पे बर्डन, ठीक है। अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, लिमिट द पावर्स एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। वही चीज़ यहाँ लिखी है, आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी चली जाती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पावर चली जाती है, और कहने को आप उनके लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट लाए हुए हैं, ठीक है। सो दिस गोज अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज व्हाट इट सजेस्ट। तो फिर क्या वे फॉरवर्ड है? स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेकर आइए कंप्लीशन के लिए प्रोजेक्ट्स के। 69% प्रोजेक्ट्स तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो जैसे कि हमने देखा जून 2023 की डेडलाइन सिर्फ 20 सिटीज कर पाएंगी। नीड फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, स्मार्ट सिटीज मिशन को एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाइए। 5 से 6 साल वाली ये चीज़ नहीं है जो आपने करंटली सोचा हुआ है या विजुअलाइज किया हुआ है। It will provide sufficient time to address the social and economic problems facing these towns and cities. Building managerial and financial capacities. ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आइए, ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि मैनेजरियल और फाइनेंशियल कैपेसिटीज स्टाफ की बिल्ड की जा सके, वो स्टाफ जो एम्प्लॉय किया जा रहा है एसपीवी द्वारा। ओके, empirical studies on SPVs, mobilizing funds, ensuring cyber security, e-commerce promotion and regulation. Again, this is very important given the fact, अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड आप जानते हैं एक बहुत बड़ा भी हमने एसिड अटैक्स के ऊपर केस देखा था काफ़ी रिसेंटली, इन द सेंस आई थिंक दिल्ली के द्वारका मोड़ पे जो एक आई थिंक 12th की स्टूडेंट थी, उसके साथ जो उसके एक फ्रेंड ने वो एक साथ खेला करते थे, कुछ इस तरह का हुआ था। तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि फ्लिपकार्ट से उसने ऑनलाइन वो एसिड बाय किया था और कोई रेगुलेशन नहीं थी, तब ई कॉमर्स रेगुलेशन के ऊपर काफ़ी बातें आई। फिर और भी आप जानते हैं ONDC की बात हो रही है, ई कॉमर्स रेगुलेशन की, वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑन इट। और फिर रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने रिसेंटली सबमिट की है अपनी एक रिपोर्ट, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड इंडिया के ऊपर। तो ई कॉमर्स के बारे में ऑफकोर्स आपको पढ़ के जाना है। तो ई कॉमर्स है क्या? अब अगर आप मेंस में एक आंसर लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं कि जो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो ई कॉमर्स को डिफाइन कैसे करता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। तो वो ई कॉमर्स को कैसे डिफाइन करता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली जब आप कुछ खरीदते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं, इनफैक्ट वो गुड डिजिटल गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कोई और सॉफ्टवेयर या कुछ भी, उसे हम बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैव द 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स। आप जानते हैं हर तरीके के बिजनेस में 2 तरीके के मॉडल होते हैं, हर तरह के प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, इस तरह के। एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल और एक होता है इन्वेंट्री मॉडल। अगेन मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? मार्केट में जब आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी सेंट्रल मार्केट है आसपास की, ठीक है, कोई तो मार्केट होगी, दिल्ली में तो बहुत सारे नाम है अगर मैं लूँ, या जयपुर में, जैसे भी, ठीक है। तो आप जब उस मार्केट में गए तो बड़ी सारी शॉप्स हैं, और बड़ी सारी शॉप से आप जिस शॉप पे आप मन करे आप जा सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब एक गोडाउन है आपके पास, गोदाम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसी में से निकाल के आपको कोई बंदा ला के कुछ दे देता है। तो ये आपको मतलब पता है, वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब यही होता है कि जो एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो बेसिकली आपके बीच में, यानी कि कंज्यूमर के बीच में और सेलर्स के बीच में, जो बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बुक मंगवानी है, बुक इन द सेंस एक नोट पैड मंगवाना है, तो नोट पैड बेचने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, तो वो सारी कंपनीज आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे मिल जाएगी, तो एक मार्केट की तरह है, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? बिग बास्केट, है ना, आपने ऑरेंजेस मंगवाने हैं, आपने कुछ भी मंगवाना है, तो वो आप बिग बास्केट से मंगवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की इन्वेंट्री है। उसमें ये नहीं है कि बिग बास्केट में आप एप्पल को भी देख सकते हैं, एप्पल इन द सेंस, आई होप यू गेट माय पॉइंट, राइट। तो इन्वेंट्री मॉडल ये है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेल करता है टू कंज्यूमर्स थ्रू देयर ओन प्लेटफॉर्म। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, और ये सब कुछ हम पता है प्रीवियस जो हमारे विजन आईएएस की एक्सप्लेनेशंस हैं उसमें हमने देखी हैं, कि जो स्मॉल ऑनलाइन सेलर्स हैं
ठीक है। स्मॉल ऑनलाइन सेलर्स मतलब जिनकी जो टर्नओवर है इट इज लोअर देन ₹40 लाख, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की या जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं होती उस जगह। ओके, तो बेसिकली ऐसा क्यों किया गया है? अगर जो छोटे सेलर्स, ऑफलाइन सेलर्स, छोटी छोटी शॉप्स है जिनकी, तो उनको क्या सरकार कहती है आप छोटे हो, आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते? नहीं कहती ना। तो वैसे ही अगर कोई छोटा सेलर है वो ऑनलाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? जस्ट बिकॉज उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है ना। तो जो ऑफलाइन स्मॉल सेलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो रूल ऑनलाइन स्मॉल सेलर्स के लिए क्यों नहीं? तो एग्जैक्टली वही किया गया है। लेकिन ये जो स्मॉल ऑनलाइन वेंडर्स हैं बस उनको अपना डिक्लेयर करना होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, और बेसिकली उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, बस इतना आप करिए, डिस्क्लोज एंड दैट्स इट। एडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स के? ना आप जानते हैं, लोअर सेटअप कॉस्ट एज देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल स्टोर, access to multiple new marketplaces across the globe, acquire a new set of consumers without any middlemen, easy and cost effective marketing, ease of delivery and logistic services like packing, storage और hassle free, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। अब इंडिया में ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं ई कॉमर्स को? अब ऑफ कोर्स ये बहुत सारे लॉज हैं लेकिन इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रोहिबिट करते हैं किसी भी ई कॉमर्स एंटिटी को कि आप कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करना, मैन्युपुलेट नहीं कर सकते आप प्राइस को। जैसे अमेजोन है, अपनी अमेरिकन कंपनीज पे कभी डिस्काउंट नहीं देना, छोटे छोटे बेचारे एमएसएमई जो इंडिया के हैं उस पर डिस्काउंट देते रहना दिवाली ऑफर के नाम पे, ताकि उसको उतना भी ना मिले जितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। तो ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, इट अप्लाइज टू ई कॉमर्स एंटिटीज बट नॉट टू अ पर्सन, ऑफ कोर्स यू नो दैट। कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है उसके लिए एक नोडल पर्सन होना चाहिए, ये रूल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 के ऊपर, तो आप जानते हैं अगर एफडीआई बैक्ड कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी है तो सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कर सकती है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स नहीं। 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के तहत। ऑटोमेटिक रूट आई होप आप जानते हैं क्या होता है, कि आपने बस आना है यहाँ पे, आके अपना बिजनेस शुरू कर देना है, 1-2 महीने के अंदर आप आरबीआई को फिर बता देना यहाँ आने के बाद। परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से, ऑटोमेटिकली आप आ सकते हैं, अपना यहाँ पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह का 100% एफडीआई अलाउड है, लेकिन मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल के लिए, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में परमिटेड नहीं है एफडीआई। ओके, e-commerce entity providing a marketplace is not allowed to exercise ownership. okay, वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अदर लीगल मैंडेट्स, आईटी एक्ट है 2000 का, तो वही सारी इंटरमीडियरीज जो हैं उसमें रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंपटीशन एक्ट। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या है? बेसिकली Legal Metrology Act is any e-commerce entity must comply with and meet the standards relating to labeling and packaging. Of course कुछ information आपको उसके ऊपर highlight करनी है, कौन सी नहीं करनी, या ये सारी चीज़ें basically आपको Legal Metrology Act जो है उसके तहत comply करना पड़ेगा। E-commerce exports, okay. अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे प्रोविजंस फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है फाइनली इतने सालों बाद, जो आ जानी चाहिए थी कोविड-19 के समय पर, फिर पेंडेमिक आ गया तो उसे डिले किया गया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया, फिर हमने और डिले कर दिया, लेकिन फाइनली हमें अब अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या FTP 2023 मिल गई है। तो वो ई कॉमर्स पे क्या कहती है? फैसिलिटेशन फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, जो भी FTP बेनिफिट्स हैं वो एक्सटेंड किए जाएंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी कि हम यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंसाइनमेंट वाइज कैप होता है, कि एक कंसाइनमेंट इतने अमाउंट से ज़्यादा का बाहर नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो पहले वो 5 लाख था, अब वो 10 लाख है, विच इज़ मतलब और आप लिबरलाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, जो डाकघर निर्यात केंद्राज हैं उनको बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल के जैसे फॉरेन पोस्ट ऑफिस से कनेक्ट किया जाएगा ताकि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स फैसिलिटेट हो सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स डेजिग्नेटेड, वही सारी बातें लिखी है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटी। लेकिन इंडिया के ई कॉमर्स लैंडस्केप में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी,
ओके, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं है ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, आईटी एक्ट के तहत बहुत फ्रेगमेंटेड है जो भी रेगुलेशन है, तो जितना फ्रेगमेंटेड उतनी इनइफेक्टिव। ओके, और क्या है ई कॉमर्स लैंडस्केप से रिलेटेड चैलेंजेस? एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज को रजिस्टर ही नहीं किया जाता डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के साथ, और जबकि ये बहुत आयरॉनिकल है कि यही डिपार्टमेंट है जो ई कॉमर्स का पेरेंट डिपार्टमेंट है, पर ई कॉमर्स कंपनी रजिस्टर नहीं करती इसको। तो मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग। डेटा प्रोटेक्शन, इतना सारा डेटा जो ले रहे हैं उसका प्रोटेक्शन है कि नहीं? तो डेटा एक्ट होगा तब तो होगा। गैप्स इन इंश्योरिंग कॉम्पिटिशन, जो एफडीआई पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स एंटिटीज पे। ओके, एंटायर कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में कोई बात नहीं करती। अब एक और सबसे बड़ी बात है, देखिए, अब ये बात आप भी जानते हैं, है ना, और मैं भी जानती हूँ कि आईपी इंफ्रिंजमेंट, आप जानते हैं जो यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन होना है, तो यूके ने बहुत रिसेंटली दिसंबर नवंबर के महीने में अभी क्या कहा था कि देखिए हमें ना आपसे एक दिक्कत है मिस्टर इंडिया, यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हम आपके पालिका बाजार, जनपद और चावड़ी बाजार और इन सारे रीजन्स में जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट जो यूके के हैं वो वहां पे उसकी कॉपी बिक रही है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी जूतों की, है ना। वो कैसे? और लोगों को मतलब आप समझ रहे हैं पूरी अंडरग्राउंड मार्केट एग्जिस्ट करती है काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की। और वैसे ही काउंटरफीट प्रोडक्ट जो हैं वो ऑनलाइन भी मिलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप जानते हैं, ठीक है, नाइक के। तो खैर, तो ये जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं ये आईपी इंफ्रिंजमेंट करते हैं। ओके, तो जब आपने आईपी इंफ्रिंजमेंट कर दी तो जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका रेवेन्यू नहीं इम्पैक्ट होगा, उससे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। आपने तो उसकी कॉपी बना दी, जो थोड़ा बहुत एक उधर धागा धुगा इधर है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ई फार्मा, अब ई फार्मा से रिलेटेड रिसेंटली बहुत कंसर्न्स आ रहे हैं, इनफैक्ट फार्मा से रिलेटेड ही बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। और ई फार्मा में तो क्या होता है कि ऑनलाइन जो कंज्यूमर्स हैं या बायर्स हैं उनको पागल भी बनाया जा सकता है। तो online sales of medicines has not been regulated, and if we wish to become the pharma hub or whatever milestone we want to achieve in this sector, we will have to regulate e-pharma industry. Okay, अब वही चीज यहाँ लिखी है, सब ऑप्टिमल एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने नहीं है। हमारा जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन है, जो हमारे पूरे टोटल एक्सपोर्ट बास्केट का, गुड्स एक्सपोर्ट बास्केट का 0.5% है। okay, which is very very below the potential. की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं ई कॉमर्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म GEM, जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, सेलिंग होती है, ठीक है। जो भीम ऐप है, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। डिजिटाइजेशन प्रमोट करती है जिससे ऑफ कोर्स ई कॉमर्स और फैसिलिटेट होता है। ओके, ONDC आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, खुद से कनेक्ट कर दो, है ना, बायर्स को, सेलर्स को, वेंडर डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। 5G के लिए फाइबर नेटवर्क रोल आउट करना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम ई कॉमर्स के लिए ले रहे हैं। वे अहेड क्या है? नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आइए, बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी। ई कॉमर्स अब एक छोटी बात नहीं रह गई है, कौन मिंत्रा पे शॉप नहीं करता, कौन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से सब कुछ नहीं मंगवाता। अब ये बुरी बात है क्योंकि जो लोकल शॉप्स हैं, मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत ही बुरी बात है कि आप चल के बाहर नहीं जा सकते उनसे कुछ लेना, बट पर अब जो भी है सच्चाई यही है कि ये प्रोलिफरेट कर चुका है ई कॉमर्स और आगे बढ़ना ही है। तो एक नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट हमें एक एक्स एंटे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। एक्स एंटे फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? देखिए, एक्सपोस्ट और एक्स एंटे ये दो वर्ड्स होते हैं। एक्सपोस्ट का, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में ठीक है। तो एक्सपोस्ट का मतलब जब एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ओके, एक इवेंट हो चुका है उसे हम एक्सपोस्ट कहते हैं। और एक्स एंटे मतलब प्रिडिक्शन करना बिफोर द इवेंट, तो कैसे आगे चीजें होने वाली है, अगले 5 साल में, अगले 6 साल में कैसे हम स्टेप्स लेंगे, क्या कुछ नहीं, इस तरह के एक्स एंटे फ्रेमवर्क की जरूरत है। सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके, है ना, ये सारी चीजें हमें देखनी है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, enabling mandatory and easier registration of e-commerce companies with the department और वही चीज DPIIT, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है।
तो ताकि बेसिकली क्या हो, रेगुलेशन स्ट्रीमलाइन हो। रेगुलेशन एक ही जगह से आ रही है ना, उसको सोर्स एक ही होना चाहिए। DPIIT 36 चीजें माइती भी कर रही है, ये वाली मिनिस्ट्री भी कर रही है, उसका क्या फायदा। डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ कोर्स, और साथ ही में एक नेशनल साइबर क्राइम पॉलिसी की भी जरूरत है। ओके, रेगुलेशन ऑफ ई फार्मा। ई फार्मा को रेगुलेशन करने की बहुत ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ई फार्मा रूल्स लेकर आने चाहिए बेटर गवर्नेंस के लिए। सिक्योरिटी ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी ई कॉमर्स पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें कोई फिनेंशियल फ्रॉड्स ना हो, इंश्योर कीजिए। ऑन बोर्डिंग एमएसएमईज को भी पीपीपी मॉडल के तहत लेके आइए ई कॉमर्स पे, जैसे आपने अभी जीएसटी वाली चीज़ की है, और भी ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ओके, उनको ट्रेन करना है, ट्रेन कीजिए डिजिटल और मार्केटिंग स्किल्स में। कहीं है ना, और मैक्सिमम शॉपकीपर जो आप ट्रेडिशनल देखते आए हैं अपने घर के आसपास या जहाँ भी आप पले बड़े हैं, तो आप देखते हैं कि वो शॉपकीपर्स आर वेरी रिलक्टेंट कि नहीं हम इतने में ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अब सदियों से हम ऐसे ही चलता आ रहा है सब कुछ, ये वो। तो ये जो रिलक्टेंस है इसको शन करने की जरूरत है, और ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज टू प्ले इट्स रोल इन दैट, इट वोंट डू ऑन इट्स ओन, राइट। ई फार्मा सेक्टर पे ही आ जाते हैं, ई फार्मा की इतनी बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो रिसेंटली एक शो कॉस्ट नोटिस भेजा गया है बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल ई फार्मेसी कंपनीज के आप उनको हाईलाइट किया गया कंसर्न्स ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ देयर ऑपरेशंस। ओके, तो और साथ ही में आप जानते हैं कि एक पार्लियामेंट्री पैनल जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये भी बोला है कि आप फाइनलाइज कीजिए जल्दी से जल्दी ड्राफ्ट ई फार्मेसी रूल्स को और इम्प्लीमेंट कीजिए उन्हें विदाउट एनी डिले। CDSCO क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। आई थिंक पैंडेमिक के समय में तो आपने इसको बहुत ही सुना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से लॉ के तहत बनी है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 7 के तहत। ये एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है। क्या करती है बेसिकली, जो भी रेगुलेट करना है इंपोर्ट को, ड्रग्स के इंपोर्ट को, न्यू ड्रग्स को अप्रूव करना, क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूव करना। तभी आपने बहुत सारा ये सब कुछ पढ़ा था अपने पैंडेमिक के समय। ओके, और मीटिंग्स होती हैं ऑफ ड्रग्स कंसल्टेटिव committee and drugs technical advisory board, approval of certain licenses as central license approving authority. Okay, central license approving authority की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें लिखी है कि ड्राफ्ट ई फार्मेसी रूल्स क्या है 2018 के। ई फार्मेसी की डेफिनेशन है कि एक बिजनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल ऑफ ड्रग्स में काम करता है थ्रू वेब पोर्टल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। Privacy information generated through e-pharmacy portal should not be disclosed, क्योंकि इसमें तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है ना कि सामने वाले इंसान को क्या दिक्कत है, क्या डिजीज है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो भी पता चल सकती है। रजिस्ट्रेशन ई फार्मेसीज, ये ड्राफ्ट रूल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं, रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। रजिस्ट्रेशन ई फार्मेसीज विल नीड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन to the central licensing authority. Adherence to the act, e-pharmacy registration holder shall comply with the provisions of IT Act। ठीक है, IT Act में जो भी डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपने अपनानी है। इंस्पेक्शन वो तो देखिए हर ई प्लेटफॉर्म को, चाहे ई कॉमर्स हो, ई फार्मेसी हो, सबको अपनानी होती है। Premises from where e-pharmacy business is conducted, उसे इंस्पेक्ट किया जाएगा हर 2 साल में, बिल्कुल होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट, नो ई फार्मेसी शैल एडवर्टाइज एनी ड्रग ऑन रेडियो और टेलीविजन और इंटरनेट और प्रिंट और एनी अदर मीडिया फॉर एनी पर्पस। ओके, ये चीज यहाँ पे, लेकिन ऐसा सच तो नहीं है वैसे, है वायलेशंस। ओके, अबाउट ई फार्मेसी सेक्टर इन इंडिया। अब सबसे बड़ी बात है ना, आपसे मेंस में क्या पूछा जाएगा कि ई फार्मेसी सेक्टर, इस तरह के सेक्टर्स अचानक से इतना इतना प्रोलिफरेट कैसे कर गए, कहाँ से ई फार्मेसी जैसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स रिसेंटली इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गए। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया। जैम ट्रिनिटी की बात करें तो उसमें इंटरनेट भी तो आ गया, सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन हो गया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट इतना मिलता है डिजिटल इंडिया को, है ना। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, डिजीज प्रोग्रेशन बढ़ती जा रही है, इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही है, लोग महंगे वो खरीदने के लिए भी तैयार हैं, लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, घर पे आ जाए। लोगों का लाइफस्टाइल बहुत कंपेटिटिव हो गया है, टाइम नहीं है कि जाके चीज़ें कंसल्ट कर सकें। ठीक है, डॉक्टर्स को डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती जा रही है, पेंडेमिक आउटब्रेक आया तो, और ई फार्मेसी क्योंकि घर पे सबको मेडिसिन चाहिए थी। ओके, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं।
अब अबाउट ई फार्मेसी सेक्टर इन इंडिया, रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये, एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट ऑफ लार्ज फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन के आप जानते हैं सप्लायर हैं हम, अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड वाइड सप्लाई ऑफ बाय वॉल्यूम एंड सप्लाइंग अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीनेशन डिमांड। तो इसमें भी वही है, एग्जिस्टिंग ई फार्मेसी मॉडल्स इन्वेंट्री बेस्ड और मार्केट प्लेस बेस्ड, ये आप खुद कर सकते हैं। ई फार्मेसी के बेनिफिट्स क्या है कंज्यूमर्स के लिए? एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, कंप्लायंस, ऑथेंटिसिटी, कन्वीनियंस, सबसे बड़ी आई थिंक यही चीज़ है। इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, ओके, तो राइजिंग अर्बनाइजेशन के साथ साथ हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल टर्न टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर देयर मेडिकल नीड्स। ग्लोबल मार्केट बढ़ती जा रही है, ग्लोबल ई फार्मेसी मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 20.1%, और इंडियन कंपनीज को बेसिकली एम्ब्रेस करना पड़ेगा इसको। लार्ज एंड राइजिंग ओल्ड पॉपुलेशन विद क्रॉनिक डिसीजेस, अभी तो खैर इतना नहीं है, अभी इतना हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर फिर भी पॉइंट तो चल जाएगा ये। अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ ट्रेडिशनल फार्मेसी रिटेल, अभी अनऑर्गेनाइज है तो ई फार्मेसी आ जाएगी तो हाईली ऑर्गेनाइज हो जाएगा, रेकग्नाइज हो जाएगा, रेगुलेटेड हो जाएगा, ओके। तो सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड और काउंटरफीट ड्रग्स नहीं हो पाएंगे, ओके। और देखिए ई कॉमर्स आएगा ना, जैसे ई फार्मेसी और रेगुलेटेड वे में आ जाएगी, तो प्राइस वॉर्स भी नहीं हो सकती। सामने वाला केमिस्ट 5 रुपए की एक गोली बेच रहा है तो वो 2 रुपए की बेच देगा, है ना, वो नहीं हो सकता रिटेलर्स के बीच में, क्योंकि वहां मिनिमम इससे नीचे जा ही नहीं सकते, ऐसे ई कॉमर्स के रूल्स होते हैं, ठीक है। नीड फॉर रेगुलेशन, फिर रेगुलेट क्यों करना है? क्योंकि डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं है। कस्टमर्स हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स बिफोर परचेजिंग मेडिसिन की क्या, और उसे मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो भी मैंने कंसर्न्स अभी आपको बताए वही सारी चीजें यहाँ लिखी है। इंटरस्टेट सेल ऑफ ड्रग्स, ओके, दिस यू कैन कवर ऑन योर ओन। अब देखिए ये चीज भी, ये लास्ट आज का आर्टिकल है और लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये भी चीज हम देख चुके हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, आई थिंक जनवरी या दिसंबर के महीने में बहुत डिटेल में से हमने कवर किया है। तो सबसे पहली बात तो आपको PACS के बारे में ये पता होना चाहिए कि RBI से रेगुलेट नहीं करती, ये बैंकिंग रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। तो कैबिनेट ने क्लियर किया है प्लान रिसेंटली कि हम सेटअप करेंगे 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री अगले 5 साल में, ठीक है। तो एक्शन प्लान बेसिकली कौन कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 चीज़ों की मैंने बात की, PACS, डेयरी और फिशरीज। तो अगर मैंने एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात की है तो नबार्ड आएगा, नबार्ड भी प्लान बनाएगा। और अगर मैंने बेसिकली डेयरी की बात की है तो NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आएगा। अगर मैंने फिशरीज की बात की है तो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड आएगा। वैसे अगर हम हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी की बात करें तो इट विल बी एम्पावर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द प्लान, ओके। तो हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी जो बनेगी वो जो भी स्टेप्स प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेने हैं वो लेगा, ओके। अब इसे हेड कौन करेगा? करंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन, ओके। अब आप जानते हैं कि जो अमित शाह जी हैं वही कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। मेंबर्स कौन कौन होंगे इस हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी? क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल की बात है तो इसमें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री होगी, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। सेक्रेटरीज कौन कौन से होंगे? जो भी चेयरमैन है नबार्ड के, NDDB के, या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है NFDB का। 4 स्कीम्स हैं जो इस प्लान के तहत कन्वर्ज की जा रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 स्कीम्स इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। बाय लेवरेजिंग द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, दीज सोसाइटीज विल बी एबल टू सेट अप एंड मॉडर्नाइज नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाइवर्सिफाइंग देयर एक्टिविटीज लाइक मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज, बल्क मिल्क कूलर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोफ्लॉक पॉन्ड्स, फिश कियोस्क एक्सेट्रा, जो हमें जरूरत है, ओके। अब आप जानते हैं कि फिशरीज हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का कॉम्पोनेंट भी है इस तरह के एक्सपोर्ट्स में, ठीक है।
अब देखिए, आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे है, फर्स्ट लेवल, ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, फिर स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट आता है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन सेंस हम बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करें, यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट में 3 टियर सिस्टम है और लॉन्ग टर्म क्रेडिट में 2 टियर सिस्टम है। तो सबसे नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB, उसके ऊपर SCB, स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये RBI के तहत आता है, ये नहीं आता, ठीक है, ऑटोनॉमी मिलती है यहाँ पे। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म क्रेडिट सिस्टम में, तो 2 टियर सिस्टम है। सबसे पहले प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, फिर उसके ऊपर स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो ये चीज देखिए, लोएस्ट टियर ऑफ शॉर्ट टर्म। अब आपके प्रीलिम्स में क्या लिखा हो सकता है कि लोएस्ट टियर ऑफ लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट, विच इज रॉन्ग, इट इज शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन द कंट्री outside the purview of banking regulation of 1949, not regulated by the RBI thus, and वही सारी चीजें। रीफाइनेंस कौन करता है, इसको NABARD करता है थ्रू DCCBs and SCBs। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम SCBs और DCCBs की बात करें तो वो तो रजिस्टर की गई है अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, तो इसलिए रेगुलेट होंगी RBI के तहत, ठीक है। ऑलराइट, रीफाइनेंस करता है NABARD थ्रू DCCBs एंड SCBs, ये आपको पता होना चाहिए। अदर देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दे कैन ऑल्सो, सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही नहीं देते, इनपुट सर्विसेज भी देते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू द मेंबर फार्मर्स। तो प्रीलिम्स में PSES से रिलेटेड आपके 4 स्टेटमेंट्स प्रोबेबल हैं। पहली बात तो लोएस्ट टियर ऑफ द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन द कंट्री। Point number 2, outside the purview of the Banking Regulation Act 1949 and not regulated by the RBI. Point number 3, refinanced by NABARD through DCCBs and SCBs. Point number 4, also provide input services like seed, fertilizer, pesticide distribution to member farmers. Okay. इंश्योर करता है फिनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आप खुद कवर कर सकते हैं। यू डोंट नीड मी हियर। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।